सारा बानो भी पहिए वाली कुर्सी पर वहां पहुंचा दी गई। उन्हें सबसे अलग थलग रखा गया। उनके आसपास सिर्फ मरजाना और डियर जमाल खड़े थे। सोनिया मास्टर क्रोटा मांगा के साथ एक सोफे पर बैठी रही। फिर मास्टर ने कहा, अब आप लोग बारी बारी अपनी राय पेश करें और इन्हें इस मुसीबत से निजात दिलाने की जल्द अज जल्द कोई खुशखबरी सुनाए। एक शख्स ने अपनी जगह से उठकर कहा, यह बम जो इन खातून के साथ बांधा गया है, इसमें 4 अदद तार ऐसे लगाए गए हैं कि इन्हें मुअम्मा बना दिया गया है। हमारे पास इस बम के फोटोग्राफ हैं और इसकी ड्राइंग भी है। हम आसानी से इन्हें इस बम से निजात दिला सकती हैं, लेकिन उन 4 तारों ने हमें उलझा दिया है। समझ में नहीं आता कि कौन सा तार किस जगह इस बम से जाकर मुंसलिक हुआ है। इसलिए हम इस सिलसिले में कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते। वो बैठ गया। उसके बाद एक और शख्स उठकर बोला, हम 4 माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सुरख तार को हटा दिया जाए तो धमाका नहीं होगा। हमने बहुत अच्छी तरह इस ड्राइंग का मुतालिया किया है, फोटोग्राफ को भी अच्छी तरह देखा है, और अगर वो बम ठीक इस ड्राइंग के मुताबिक ही बनाया गया है तो फिर खतरे की कोई बात नहीं है। सुरख तार को हटा देना चाहिए। एक और शख्स ने उठकर कहा, मैं इनकी मुखालफत करता हूं। ड्राइंग को हमने भी देखा है, फोटोग्राफ हम भी समझ रहे हैं, लेकिन इनकी स्टडी से हम मुत्तफिक नहीं है। सुरख तार नहीं बल्कि सफेद को हटाना चाहिए। वो दोनों आपस में बहस करने लगे, अपनी अपनी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए टेक्निकल किस्म की गुफ्तगू करने लगे। थोड़ी देर बाद एक शख्स ने उठकर कहा, आप सब लोग खामोश हो जाएं। मास्टर क्रोटा मांगा, मैंने अभी तक आप लोगों के सामने अपनी राय पेश नहीं की थी। अब आप लोगों के सामने अपने ख्यालात का इजहार करता हूं। सबसे पहले तो मैं अब तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। सब चुपचाप रहकर उसका मुंह तकने लगे। मास्टर ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम सब इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि किस तार को हटा देने से धमाका नहीं होगा और खातून सलामत रहेंगी, तो मैं पूछता हूं कि हम में से कौन माहिर इस खातून के सामने जाकर बैठेगा, इस लोहे की डिबिया के प्लास्टिक वाले ढक्कन को खोलेगा और उस जिंदगी के तार को अपने हाथों से हटाएगा? क्या ये एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं होगा कि वो तार अगर हमारे अंदाजे, हमारे गहरे मुताले के बावजूद गलत साबित हो तो उस धमाके से सिर्फ ये खातून ही मौत के मुंह में नहीं जाएंगी, बल्कि वो माहिर जो सामने मौजूद है उसके भी परखच्चे उड़ जाएंगे। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कौन अपनी जान को दांव पर लगाकर वहां उस तार को हटाने जाएगा? वो सब चुप हो गई। उस माहिर ने ऐसा सवाल किया था जिसका कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद मास्टर ने कहा, मैंने तो इस उम्मीद पर आप लोगों को इतनी दूर से और इतने मुख्तलिफ ममालिक से बुलाया था ताकि आप सही तौर से इस बम के मैकेनिज्म को समझेंगे, फिर पूरे एतमाद से उस तार को मौत के मुंह से निकालकर लेडी सायरा बानो को नई जिंदगी देंगे। उस माहिर ने कहा, यकीनन आपने जिस एतमाद से हमको बुलाया है हम उस एतमाद पर पूरे उतर सकते हैं। हम पूरे यकीन से ये कह सकते हैं कि किस तार को हटाना चाहिए, और उस तार के हटाने के बाद यकीनन लेडी सायरा बानो को जिंदगी मिलेगी। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि दुश्मन आखिर दुश्मन है। उसने जो ड्राइंग पेश किया हो सकता है उसके अंदर उसने कोई जरा सी तब्दीली ऐसी कर दी हो जो इससे मुख्तलिफ हो, हमारे समझने में हेर फेर हो जाए, तब क्या होगा? डियर जमाल ने कहा, यह अहम नुक्ता है। वाकई दुश्मन ने ऐसी चाल चली हो कि सायरा बानो से वापस ना मिले तो हमारे पास भी जिंदा ना रह सकें। ये सोचकर उन्होंने कोई ऐसी तब्दीली की हो जो इस ड्राइंग में ना हो। अगर इस बात का यकीन हो जाए कि इस बम और ड्राइंग में कोई फर्क नहीं है तो ये रिस्क मैं लूंगा। ये खतरा मोल लेकर मैं सायरा बानो के सामने बैठूंगा और उस तार को हटाऊंगा जिसे हटाने के बाद इन्हें जिंदगी मिल सकती है। बला से अगर मौत मिले और मेरे चीथड़े उड़ जाएं तो कोई परवाह नहीं, लेकिन हम सायरा बानो को जिंदा सलामत रखना चाहते हैं। मास्टर क्रोटा मांगा ने कहा, यह एक खदशे वाली बात पैदा हो गई है कि दुश्मन ने कोई हेरा फेरी की होगी, और ये ऐसी बात है कि इसे दिमाग तस्लीम कर सकता है। गोया हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि इस बम को हाथ लगाया जाए। इसके ऊपरी ढक्कन को खोलकर तारों को छूने से या जरा सा हिलाने से खतरा पैदा होगा। लिहाजा ये देखा नहीं जा सकता कि दुश्मन ने इस बॉम्ब के अंदर कैसी तब्दीली की है। मैंने डियर जमाल की जुबान से कहा, मास्टर मैं फरहाद बोल रहा हूं। उस आखिरी माहिर ने जो बातें की हैं वो दिमाग को लगती हैं, लिहाजा उसे तस्लीम करना पड़ेगा, और हम कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते। हमें अब इस पहलू पर सोचना है कि हम सायरा बानो के जिस्म से इस बम को लहदा करेंगे। अब हमें इस पहलू पर बहस करनी होगी कि सायरा बानो को दुश्मनों के हवाले कर दिया जाए। कुरोटा मांगा ने हैरानी से पूछा, फरहाद साहब ये आप क्या कह रही है? क्या दुश्मनों से शिकस्त तस्लीम कर ली जाए? क्या सायरा बानो को खतरे में झोंक दिया जाए?
मरजाना ने कहा, फरहाद का मशवरा निहायत ही मुनासिब है। अब जबकि ये खदशा जाहिर हो गया है तो मैं किसी भी माहिर को इस बॉम्ब के करीब जाने की इजाजत नहीं दूंगी। ये बहुत बड़ा खतरा होगा। मैं अपनी अम्मी के साथ जलाल बेग के पास जाऊंगी, देखूंगी कि वो क्या कहता है। मैं उसकी हर शर्त मानकर अपनी अम्मी को इस मौत से निजात दिलाऊंगी। सायरा बानो ने ममता भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, बेटी, मैं दुश्मनों के पास जरूर वापस जाऊंगी, लेकिन तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। मैं जानती हूं कि वो कितने कमीने हैं, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और अगर किसी तरह किसी वजह से जिंदा रहने भी दिया गया तो तुम पर बड़े जुल्म ढाएंगे, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, मर जाऊंगी। मास्टर ने कहा, फरहाद साहब, अभी लेडी सायरा बानो की वापसी के सिलसिले में ना सोचा जाए। हमें सुपर मास्टर की तरफ से कुछ पैगामात मिलने वाले हैं, उनका इंतजार किया जाए। हमारा ख्याल है कि सुपर मास्टर और जलाल बेग के दरमियान फिर कोई समझौता होने वाला है। शायद लेडी सायरा बानो को यहीं इस बम से निजात मिल जाए और जलाल बेग का कोई आदमी आकर ये काम कर दे। हमें इंतजार करना चाहिए। मैंने पूछा, कितना इंतजार करना चाहिए? हमें कब तक सुपर मास्टर की तरफ से पैगामात वसूल होंगे? शायद शाम तक हमें कुछ ना कुछ मालूम हो जाए। ठीक है, शाम तक इंतजार किया जा सकता है, लेकिन आप मेरी तरफ से सुपर मास्टर को यह कहला दीजिए कि शाम तक सायरा बानो के सिलसिले में कोई आखिरी फैसला होना चाहिए। ये जो मौत उनके साथ बांधी गई है, इतना बड़ा जुल्म है कि इसे सायरा बानो से ज्यादा कोई महसूस नहीं कर सकता। इनके लिए हर आने वाली घड़ी मौत की घड़ी है। आप सुपर मास्टर से जल्द अज जल्द फैसला कराएं। मास्टर ने कहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि शाम तक कोई फैसला हो जाएगा। ये कहकर उसने तमाम माहिरीन से कहा कि वो लोग अपने अपने मुल्क वापस जाने की तैयारियां करें। अब उनका यहाँ कोई काम नहीं रहा। उसने तमाम माहिरीन को वहां से रुखसत कर दिया। जब वो लोग चले गए तो डियर जमाल सायरा बानो के एक हाथ को थामकर कहने लगा, सायरा, अब जबकि जिंदगी और मौत का कोई फैसला नहीं हो रहा, तुम्हारी जिंदगी का यकीन नहीं और मौत किसी वक्त भी तुम्हें समेट कर ले जा सकती है, तो मैं अब भी यह दावा करता हूं कि तुम अकेली इस दुनिया से नहीं जाओगी। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, दुनिया से भी और दुश्मनों में भी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम्हारी वापसी वहां से हुई तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। फरहाद साहब को समझाओ, मास्टर क्रोटा मांगा को राजी करो। किसी तरह मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अपने पीछे छोड़कर ना जाना। सायरा बानो का सर झुका हुआ था। उन्होंने आहिस्तगी से कहा, जमाल, मेरे सामने से उठ जाओ। ये तुम किस अंदाज में बातें कर रहे हो? मरजाना और सोनिया क्या सोचेंगी? मरजाना जल्दी से आकर उनके सामने दोजानू हो गई। उनका दूसरा हाथ थामकर बोली, अम्मी, हम सब जानते हैं कि आप एक दूसरे को चाहने लगे हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है। आपको अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में फैसला करना चाहिए। हम सबको खुशी होगी अगर हम आपको और जमाल साहब को साथ देखें। वो बोली, बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो? क्या मेरी उम्र है कि अब मैं? मरजाना ने जल्दी से बात काट कर कहा, बस अम्मी, आगे ना बोलें। आपकी उम्र ज्यादा नहीं है, आप बूढ़ी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि बेटी जवान हो तो माँ बूढ़ी हो जाए। क्रोटा मांगा ने करीब आकर मुस्कुराते हुए कहा, लेडी सायरा बानो, मुझे आपके जाती मामलात में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक अच्छी बात कहने से गुरेज भी नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ, मोहब्बत इतनी ताकत रखती है कि मौत के इन लम्हों में आपको एक नई जिंदगी का एहसास दिला रही होगी। आपके दिल में मिस्टर जमाल के लिए जो जज्बा है, जो मोहब्बत है, वो मौत के एहसास को किसी न किसी तरह थोड़ा बहुत जरूर कम कर देता होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सोनिया ने कहा, मशरकी तहजीब यूं तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक बड़ी खराबी है कि औरतों को वक्त से पहले बूढ़ी बना दिया जाता है। उन पर जिम्मेदारियों का बोझ इस तरह लाद दिया जाता है और उन्हें इस तरह अपने बच्चों के सिलसिले में एहसास दिलाया जाता है कि वो अपने बच्चों के आगे खुद को बूढ़ी समझती रहती हैं और उनके शौहर बुढ़ापे में भी जवान बने फिरते रहते हैं। सायरा बानो ने झुकी झुकी नजरों से कहा, मैं एक अजाब में मुब्तला हूं, तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। सोनिया ने कहा, आंटी, हमारी दुआएं और कोशिशें हैं कि आपको इस अजाब से निजात मिल जाए। फर्ज कीजिए कि निजात नहीं मिलती और मौत अटल है, तो इस अटल मौत से पहले जिंदगी के आखिरी लम्हों में आपको एक चाहने वाले की भरपूर मोहब्बत मिलनी चाहिए, और जब आपको ये मोहब्बत मिल रही है तो आप इसे दिलो जान से कबूल करें। मैंने मास्टर से कहा, ये लोग इसी तरह बहलते रहें तो अच्छा ही है, और सायरा बानो को भी शाम तक बहलाते रहें। मास्टर, मैं अब जा रहा हूँ, 2 घंटे के बाद फिर आपके पास आऊंगा। उस वक्त तक आप कोशिश करें कि सुपर मास्टर का कोई फैसला मुझ तक पहुंच जाए। मैं उससे रुखसत होकर सोनिया के दिमाग में पहुंच गया। वो सायरा बानो को इस बात पर आमादा कर रही थी कि वो बिला झिझक अपनी मोहब्बत का इजहार करें। इस पर मरजाना ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, फरहाद, तुम कहाँ हो? चुप क्यों हो? तुम भी तो अम्मी से कुछ कहो। मैं खामोश रहा। जब मेरी तरफ से कोई जवाब न मिला तो मास्टर ने कहा, फरहाद साहब 2 घंटे के लिए चले गए हैं। मरजाना ने कहा, वाह, हमसे कुछ कहा भी नहीं और चले गए।
सोनिया की सोच ने कहा, जाएंगे क्यों नहीं। नई नवेली दुल्हन रसवंती की तरफ दिल खिंचा जा रहा है। अभी तो उसी के साथ दिन रात गुजारेंगे। जब दिल भर जाएगा तो वो हर जाई, उसे भी छोड़कर फिर किसी नई की तलाश में चल पड़ेगा। मैं ख्वामखा उसकी बातों में आ जाती हूँ, उसकी मोहब्बत से मजबूर हो जाती हूँ और हजार झगड़ा करने के बावजूद फिर उसकी तरफ झुक जाती हूँ। अब मैं कभी भी उसकी तरफ माइल नहीं होंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मुझे कितना ही बहलाए फुसलाए, अब मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगी। मैंने सोच के जरिए उसके दिमाग में एक सर्द आ भरी। वो एकदम से चौंक गई, फिर जल्दी से संभल भी गई। आसपास के लोग उसके चौंकने के अंदाज को न समझ सके। फिर उसने सोच के जरिए गुस्से से कहा, ए तो मौजूद हो। इसके जवाब में खामोशी रही। वो वहां से बहाना करके दूसरे कमरे में आई, फिर गुस्से से पांव पटकती मुट्ठियां भींचती हुई बोली, मैं सच कहती हूँ, अगर तुम मेरे सामने आ गए तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर कर दूंगी। बहुत दिलेरी दिखाते हो, दिमाग में आकर घुसते हो, परेशान करते हो। सच सच बताओ, मौजूद हो। थोड़ी देर तक खामोशी रही। वो मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी। मैंने उसकी सोच में कहा, नहीं, वो भला कैसे मौजूद हो सकता है, वो तो नई नवेली के पास होगा। उसकी अपनी सोच ने कहा, रसवंती तो उसके पास मौजूद है, उसे इत्मीनान होगा, वो अभी नहीं जाएगा। जब बिस्तर बिछा हो तो सोने वालों को इत्मीनान होता है कि किसी वक्त भी जाकर सपने सजाए जा सकते हैं। मैं उसकी फितरत को खूब समझती हूँ। अभी वो मेरे पास ही छुपा हुआ है। ये कहकर वो चुप हो गई और इंतजार करने लगी कि शायद उसके अंदर कोई दूसरी सोच पैदा हो या मेरा लबो लहजा किसी तरह पहचान ले। कुछ देर तक इंतजार करने के बावजूद मेरा सुराग न मिला। उसकी अपनी सोच ने कहा, शायद वो चला ही गया है। भला से चला गया हो या मौजूद हो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सोचूंगी। मेरे पास सोचने समझने के लिए बहुत कुछ है और अभी तो लेडी सायरा बानो का इतना बड़ा और अहम मसला है कि मुझे उसी के मुतल्लिक सोचना चाहिए। वो सायरा बानो के मुतल्लिक सोचने लगी। मैं उसके पास से रसवंती के पास चलाया। ठीक 2 घंटे के बाद मैंने मास्टर क्रोटा मंगा के दिमाग पर दस्तक दी। हेलो मास्टर, मैं फरहाद बोल रहा हूँ, क्या खबर है। उसने टेंशन होकर कहा, जनाब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। सुपर मास्टर की तरफ से जो टेलेक्स आए हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये कहकर वो अपनी मेज के पास वाली रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया। मेज पर एक फाइल रखा हुआ था। उसने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। मिस्टर फरहाद, हमारी इंतहाई कोशिश ये होती है कि हम हर लम्हा आपके काम आए और आपके बड़े से बड़े मसले को किसी न किसी तरह हल कर दें, लेकिन इस बार हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है। इसकी वजह यह नहीं है कि हम दुश्मन की कोई शर्त मानने के सिलसिले में पीछे हट रहे हैं। वो बड़ी से बड़ी शर्त हमारे सामने रखता तो हम आपकी खातिर मान लेते, लेकिन जलाल बेग बहुत मगरूर हो गया है। अभी उसने किसी जबरदस्त दुश्मन से चोट नहीं खाई है। हम सबको ये समझना चाहिए कि हम कितने ही जबरदस्त हों, कभी ना कभी शिकस्त भी खानी पड़ती है और शिकस्त खाने के बाद समझौते की राह तलाश करनी पड़ती है। जलाल बेग ने अभी हमारे मुकाबले में सर उठाया है। जब वो पै दर पै नुकसानात उठाएगा तब उसकी समझ में आएगा। हम उसे समझाने और उसे अपनी तरफ माइल करने के सिलसिले में थक गए हैं, नाकाम हो गए हैं। उसकी एक ही जिद है कि सायरा बानो और मरजाना को उसके पास भेज दिया जाए। वो सायरा बानो को उस मौत से निजात दिला देगा। मैं आपके सामने शर्मिंदा हूं कि लेडी सायरा बानो के लिए कुछ नहीं कर सका हूं। अब आप अपने तौर पर फैसला करें कि क्या होना चाहिए। मिस्टर फरहाद, हमारे कुछ ऐसे जासूसी आलात हैं जो बता देते हैं कि दुश्मन ट्रांसमीटर के जरिए कितनी दूर से बात कर रहा है और किस सिमत से बोल रहा है। उस जलाल बेग से मेरे एक मास्टर ने समझौते की जो गुफ्तगू की तो हमारे आलात ये बताते रहे कि ट्रांसमीटर पर वो आदमी जो जलाल बेग की तरफ से बोल रहा है वो पेरिस से शुमाल मगरिब की तरफ है। मगरिब की तरफ एक जरा शुमाली हिस्से में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड है। हमारा अंदाजा है कि जलाल बेग इन दिनों इंग्लैंड या स्कॉटलैंड में है। अगरचे ट्रांसमीटर पर जलाल बेग का कोई आदमी बोल रहा था, लेकिन वो हमारी किसी बात का जवाब देने से पहले थोड़ी देर के लिए रुक जाता था, जैसे जलाल बेग उसे तहरीर के जरिए इस बात का जवाब दे रहा हो और फिर वो ट्रांसमीटर पर बोलने वाली तहरीर को पढ़कर उसका जवाब सुना रहा हो। हम यकीन से कह सकते हैं कि जलाल बेग इंग्लैंड या स्कॉटलैंड के किसी शहर में मौजूद है। अब हमने जलाल बेग से ये कहा है कि 2 या 3 घंटे में फरहाद से गुफ्तगू करने के बाद उससे या उसके आदमी से फिर राब्ता कायम किया जाएगा और उसे बताया जाएगा कि सायरा बानो को वापस भेजा जा रहा है या नहीं। हमने फिर राब्ता कायम करने के लिए एक मौका हासिल किया है। इस बार लंदन का एक मास्टर जलाल बेग के आदमी से राब्ता कायम करेगा और इस तरह मालूम करेगा कि अब जो ट्रांसमीटर से बात की जा रही है तो बात करने वाले लंदन से कितनी दूर और किस सिमत में है। लिहाजा अब जल्द से जल्द अपना फैसला सुना दें कि सायरा बानो को वापस भेजा जा रहा है या नहीं।
अगर मैंने उसका मुकम्मल सुराग लगा लिया तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आप उस दुश्मन तक पहुंच सकेंगे। इसके लिए आपका जो भी तरीकाकार हो, अगर आप हमें बताना मुनासिब समझें तो हमारे किसी भी मास्टर से राब्ता कायम कर लें। आप जिस मुल्क में भी होंगे वहां के मास्टर को 001 नंबर डायल करें, उससे राब्ता कायम हो जाएगा। फिर जलाल बेग जहां भी होगा उस इलाके तक आपके पहुंचने के लिए तमाम सहूलतें फराहम कर दी जाएंगी। हमें अपनी खिदमात का मौका देते रहें। फकत आपका अपना सुपर मास्टर। मैंने उस खत को सुनने के बाद क्रोटामांगा से कहा, मास्टर, लेडी सायरा बानो को वापस भेजा जाएगा, उनके साथ मरजाना भी जाएगी। आप सुपर मास्टर तक ये पैगाम भेज दें कि अब जलाल बेग से राब्ता कायम करके उसे उसकी कामयाबी की खबर सुना दें। मैं अभी सोनिया और मरजाना वगैरह के पास जा रहा हूँ। वो यकीनन वहीं सायरा बानो के पास बैठी होंगी। वो सब वहीं थी। डियर जमाल भी मौजूद था। पहले तो मैंने सोचा कि डियर जमाल के जरिए इन लोगों को मुखातिब करूं, लेकिन मैं सायरा बानो को अम्मी कहता था और डियर जमाल की जुबान से अम्मी का लफ्ज अदा करना मुनासिब नहीं था। अगरचे मैं ही बोलता, लेकिन डियर जमाल की जुबान से अच्छा ना लगता, क्योंकि उसके और सायरा बानो के दरमियान कुछ और ही रिश्ता होने वाला था। मैंने सायरा बानो के जहन में पहुंचकर कहा, हेलो अम्मी, मैं आ गया हूं और ये बुरी खबर सुनाना चाहता हूं कि आपको और मरजाना को दुश्मनों में वापस जाना होगा। वो एकदम से मायूस हो गई। उनका दिल डूबने लगा। उनके दिमाग की जो हालत थी वो मैं समझ रहा था। मैंने कहा, अम्मी, मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप ये समझे कि मरजाना सिर्फ आपके साथ नहीं होगी, बल्कि मरजाना के दिमाग में मैं मौजूद रहूंगा। इस तरह आपके साथ एक बेटी भी होगी और एक बेटा भी होगा। आपके दो बाजू होंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और मेरे कहने पर मरजाना को साथ ले लें। वो बड़ी आजिजी से बोली, बेटा, कोई ऐसी तदबीर नहीं हो सकती कि मरजाना ना जाए। कोई और मेरे साथ चला जाए। डियर जमाल को मैं साथ ले जाऊंगी, मरजाना को मैं साथ नहीं ले जाना चाहती। मैं आपके अंदेशों को समझ रहा हूं, लेकिन मजबूरी है। दुश्मन माँ बेटी को चाहता है। उन्होंने कहा, बेटी, फरहाद मेरे पास मौजूद है। उसका फैसला है कि हम दोनों को दुश्मनों में जाना है। सबने सायरा बानो को यूं देखा जैसे उनकी खोपड़ी के अंदर मुझे देख रहे हो। फिर मरजाना ने कहा, हमने तो पहले ही पेशगोई कर दी थी कि इस बम को हटाने का रिस्क कोई नहीं लेगा। ठीक है अम्मी, आप किसी किस्म का खौफ ना खाएं, मैं आपके साथ हूं, फरहाद भी साथ रहेंगे। अल्लाह ताला की मर्जी हुई तो दुश्मन हमें नहीं मार सकेगा और फरहाद इस बार जलाल बेग को जरूर ठिकाने लगा देंगे। सोनिया खामोश बैठी हुई थी। मरजाना ने पूछा, तुम क्या सोच रही हो? वो बोली, मैं इरादा कर रही हूं, अगर तुम्हारे साथ ना जा सकी तो तुम्हारे पीछे जरूर जाऊंगी। देखूंगी कि दुश्मन तुम्हारे साथ क्या करता है और मैं दुश्मन के साथ क्या करती हूँ। डियर जमाल ने कहा, और मैं तो यूं ही रह जाऊंगा, ना इधर का ना उधर का। सायरा बानो ने मुझे मुखातिब किया, फरहाद बेटे, क्या ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि जमाल साहिब भी हमारे साथ जा सकी? नहीं अम्मी, आप सिर्फ मरजाना को साथ लेकर जाएं। जमाल साहब बखैरियत रहेंगे। अगर कहीं इनकी जरूरत महसूस हुई तो वहां इनसे जरूर काम लिया जाएगा। मैं आप दोनों को एक दूसरे की खैरियत से आगाह करता रहूंगा। डियर जमाल ने कहा, फरहाद साहिब, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना कीजिए कि यहाँ से जाली पासपोर्ट के जरिए या मास्टरों की तंजीम के जरिए मुझे पेरिस भेज दें। मैं वहां रहूंगा और मुझे यकीन है कि सायरा को दुश्मन वहीं ले जाएंगे। उन्हें दौलत की जरूरत है और उनका खुफिया खजाना वहीं पेरिस में मौजूद है। बस आप मेरा ये काम कर दें। प्लीज मास्टर क्रोटामांगा से कह दें कि वो मुझे आज ही यहाँ से पेरिस रवाना कर दें। मैंने सोनिया की जुबान से कहा, बेशक खजाना पेरिस में, लेकिन हो सकता है कि दुश्मन आंटी सायरा को किसी दूसरी जगह ले जाएं और वहां इन्हें खजाने का राज उगलने पर मजबूर करें। आंटी को वहीं से ये बताना होगा कि वो खजाना कहाँ है। सायरा बानो ने कहा, हाँ, दुश्मन ऐसा कर सकते हैं, बहुत चालाक लोग हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर मजबूर हो जाना पड़ेगा कि मुझे पेरिस ले जाएं, क्योंकि खजाने तक पहुंचने के लिए मेरी जाती रहनुमाई बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ कि कौन सा रास्ता कहाँ से गुजरता है और जहां जहां लॉक लगे हुए हैं वो किन नंबरों से खुलती हैं। उनके नंबर सिर्फ मेरे दिमाग में हैं। सोनिया की जुबान से फिर मैंने कहा, आंटी, वो आपसे लॉक नंबर उगलवा कर नोट कर लेंगे और ये भी पूछ लेंगे कि कौन सा लॉक नंबर किस जगह का है। तब आपको पेरिस ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा भी यही ख्याल है कि दुश्मन आपको किसी ऐसे मुकाम पर पहुंचाएंगे जहां हम ना पहुंच सकें। यह ख्याल ख्वानी के जरिए मैं ये ना मालूम कर सकूं कि आप किस जगह पहुंचाई गई हैं। सायरा बानो ने मुझसे कहा, फरहाद, जब तुम्हें हमारा ठिकाना मालूम हो जाएगा तो तुम जमाल साहिब को वहां का पता बता देना, बल्कि वहां तक पहुंचा देना। फिलहाल तो इन्हें पेरिस पहुंचा दो। डियर जमाल ने कहा, मैं चाहता हूं कि पेरिस पहुंचकर मेरा राब्ता मास्टरों की तंजीम से ना रहे, मैं बिल्कुल अजनबी बना रहूं। मैं खुद दुश्मनों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा।
अगरचे ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं अपने तौर पर कुछ कर गुजरना चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छी बात है, अभी आपके पेरिस जाने का इंतजाम हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ। आप माँ बेटी रवानगी के सिलसिले में सोच लें, और कोई जरूरी बात हो तो वो बात मास्टर क्रोटा मांगा से पूरी कराई जाएगी। मैं फिर आऊंगा। ये कहकर मैं मास्टर क्रोटा मांगा के पास पहुंच गया। वो सुपर मास्टर के पास इतला भेज चुका था। मैंने मास्टर से कहा कि वो डियर जमाल को आज ही किसी त्यारे से पेरिस पहुंचा दे और उन्हें जिस कदर रकम की जरूरत हो वो फराम कर दे, ताकि पेरिस में उन्हें किसी का मोहताज बनकर न रहना पड़े। अब मैं सोनिया से तन्हाई में बातें करना चाहता था। इस ख्याल से मैं उसके पास पहुंच गया। वहां वो और मरजाना एक दूसरे का हाथ थामे बैठी हुई थी। जुदाई के तस्वुर से उनके दिल डूब रहे थे। वो एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहती थी। अगर उनकी जगह दूसरी औरतें होती तो एक दूसरे से लिपट कर रोना शुरू कर देती, लेकिन वो दोनों ही फौलाद की बनी हुई थी, रोना नहीं जानती थी। इसलिए बहुत ही उदास होकर एक दूसरे का कभी मुंह तक रही थी, कभी नजरें झुकाकर कुछ सोच रही थी। उसी वक्त मैं सोनिया के दिमाग पर काबिज हो गया। सोनिया ने हाथ छुड़ाकर कहा, मैं अभी अपने कमरे से आती हूँ, मुझे बाथरूम में जाना है। ये कहकर वो वहां से उठ गई और कमरे की तरफ जाने लगी। कमरे के अंदर पहुंचकर दरवाजे को अंदर से बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे के वस्त में आई। तब मैंने उसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया। वो एकदम से चौंक कर अपने आसपास के माहौल को देखने लगी। उसे समझने में देर नहीं लगी। फिर वो एकदम से जैसे पागल हो गई। वो जुनून में मुब्तला होकर कमरे की कुर्सी उठाकर फेंकना चाहती थी। तमाम कमरे के सामान को उलट पलट कर देना चाहती थी। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी और अपना गुस्सा दूसरी चीजों पर निकालना चाहती थी। वो दौड़ती हुई ड्रेसिंग टेबल की तरफ जा रही थी ताकि वहां से चीजों को उठाकर फेंके, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। आहिस्तगी से उसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया। सोनिया, पागल ना बनो, मैं तुम्हें बहुत जरूरी बातें करने के लिए यहाँ लाया हूँ। वो गुस्से से बोली, ये कौन सा तरीका है? तुम उसे कह सकते थे इस कमरे में आने के लिए। मैं खुद चलकर आ सकती थी। तुम मेरे दिमाग पर काबिज होने वाले कौन होते हो? पहले मैं तुम्हारा सब कुछ था, अब पूछती हो मैं कौन होता हूँ? दरअसल तुम दिमागी मरीजा हो। तुम खुद नहीं समझती हो कि तुम्हें कब किसी से मोहब्बत होती है और कब किसी से नफरत हो जाती है। अभी कल तक तुम तस्वुर में मरजाना को मर्द समझकर उससे दूर भाग रही थी। अब उसकी अम्मी मुसीबत में गिरफ्तार है और मरजाना उनकी वजह से दुश्मनों के निर्गे में जा रही है, तो मरजाना की मोहब्बत जाग उठी है। आखिर तुम्हारे दिमाग की कोई कील सीधी भी है कि नहीं? मैं सीधी हूं, तुम्हारी खोपड़ी उल्टी है। आज मैं तुम्हें अपना फैसला सुना दूं कि मैं मरजाना से शादी करूंगी। मैंने चौंक कर पूछा, मरजाना से शादी करोगी? क्या फिर खोपड़ी खराब हो रही है? क्या तुम इसे मजाक समझ रहे हो? अगर मजाक नहीं है तो बोलो, किसी निकाह पढ़ाने वाले को बुला दूं? अभी नहीं, जब वो बिल्कुल तब्दील हो जाएगी, मर्द बन जाएगी, तो मैं उसकी पनाह में चली जाऊंगी। मैं जानती हूं कि वो कितनी वफादार होगी, मेरे सिवा किसी को नहीं चाहेगी, किसी औरत को लिफ्ट नहीं देगी, सिर्फ मुझ पर जान देगी और मेरे साथ सारी जिंदगी गुजार देगी। या यूं कहो कि वो मेरे साथ सारी उम्र गुजार देगा। गोया आज से मैं मर्दाना को अपना होने वाला रकीब समझ लूं। तुम कुछ भी समझते रहो मेरी बला से। ये कह देने से बात खत्म नहीं होगी। जब मैं उसे रकीब समझूंगा तब मैं उसके इस तरह काम नहीं आऊंगा जिस तरह आना चाहिए। तुम मुझे धमकी ना दो। मैं जानती हूं कि तुम्हारा दिल ऐसा नहीं है। तुम उनके काम जरूर आओगे। हाँ, इस तरह जरूर काम आऊंगा। उन्हें मुसीबत से निकालने की जरूर कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें मरजाना से दूर रखूंगा, उसके करीब पहुंचने नहीं दूंगा। वो घूंसा दिखाकर बोली, बकवास मत करो। अगर तुमने मेरे दिमाग में पहुंचकर मुझे मरजाना के रास्ते से भटकाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारे दिमाग में पहुंचकर तुम्हें नहीं भटकाऊंगा, लेकिन तुम्हें उससे दूर रखने का एक तरीका मेरे पास है। वो क्या तरीका है? मैं टेलीपैथी के जरिए ये समझ गया हूं कि जलाल बेग इन दिनों किस इलाके में है और मरजाना वगैरह को कहां पहुंचाया जाएगा। मैं उसी इलाके में तुम्हें पहुंचा सकता हूं, इसीलिए तुम्हें यहां तन्हाई में बुला कर लाया हूं। इरादा था कि तुम्हें उस जगह का नाम बताऊं, लेकिन अब तुमने मेरे कानों में खतरे की घंटी बजा दी है, मुझे मेरे रकीब का चेहरा दिखा दिया है। इसीलिए वो मेरी सोच को काटते हुए बोली, देखो फरहाद, तुम्हें रसवंती की कसम है, मुझे बताओ कि मरजाना और आंटी सायरा को कहां ले जाया जा रहा है। मैं पहले से वहां पहुंचना चाहती हूँ। सॉरी, मैं नहीं बता सकता। तुम मुझे क्यों परेशान करते रहते हो? अब तो रसवंती मिल गई, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। ये कैसे हो सकता है? तुम तो पैदा होते ही मेरे नाम लिख दी गई थी।
मौत तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अगर एक शर्त मान लो तो मैं तुम्हें उस इलाके तक पहुंचा दूं। वो फौरन ही तैयार हो गई। हाँ, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। मुझे बताओ, मैं जलाल बेग की बोटी बोटी काट कर फेंक दूंगी। शर्त यह है कि शादी मैंने रसवंती से की है, लेकिन हनीमून तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूं, और वो भी लंदन में। बोलो, चलोगी? वो भड़क कर बोली, बकवास मत करो, कोई दूसरी शर्त पेश करो। मैं तुम्हारी परछाई को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, मर्जाना के पीछे जाओ। वो तो दुश्मनों के साथ चली जाएगी, तुम इधर से उधर भटकती रहोगी। तुम्हारा सुपर मास्टर और उसकी तंजीम के लोग भी तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचा सकेंगे जहां तक मेरी ख्याल ख्वानी पहुंचा सकती है। ये मेरा दावा है। वो परेशान होकर सोचने लगी, फिर मजबूर होकर बोली, देखो मुझे परेशान न करो, बस इतना बता दो कि किस इलाके में वो कमीना शैतान रहता है। चलो ऐसा करते हैं कि जहां वो कमीना शैतान होगा वहीं जाकर हनीमून मनाएंगे। वो दांत पीसते हुए बोली, फरहाद के बच्चे, मैं तुम्हें कच्चा चबा दूंगी। मेरी जान, मेरा गोश्त बड़ा सख्त है, पपीता डालने से भी नहीं गलेगा। गुस्से में अपना हाजमा खराब ना करो, काम की बात करो। बोलो, चल रही हो? जरूर तुम्हारे साथ चलूंगी और देखूंगी कि तुम किस तरह हनीमून बनाते हो। मैं तुम्हारा कबाड़ा करके रख दूंगी। ऐसी बुरी तरह पेश आऊंगी कि मेरे साथ कहीं आना जाना भूल जाओगे। ठीक है, मैं तैयार हूं। बोलो, कहाँ चलना है? हम शायद लंदन जाएंगे। वो बोलिए, शायद का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि मैंने टेलीपैथी के जरिए जलाल बेग के मुतल्लिक मालूम नहीं किया, बल्कि सुपर मास्टर ने मालूम किया है कि वो आजकल लंदन या स्कॉटलैंड के किसी हिस्से में है। अभी थोड़ी देर बाद इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि वो कहाँ है, फिर हम वहीं जाएंगे। वो नफरत से बोली, हूं मैं और तुम्हारे साथ जाऊं? धोखेबाज मक्कार, अभी तुम मुझे कह रहे थे कि टेलीपैथी के जरिए मालूम किया है। सुपर मास्टर से तो मैं भी मालूम कर सकती थी। तुम्हारा कौन सा एहसान हुआ कि तुम अपनी शर्त मनवाओगे? जाओ, भाग जाओ यहां से। मैं अकेली इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की तरफ जाऊंगी। चलो अकेली ही जाओ, मगर वहां हमारा सामना जरूर होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपने असली चेहरों के साथ नहीं होंगे, किसी दूसरे रूप में मिलेंगे। वो मेरी बातों को नजरअंदाज करते हुए कमरे से निकल गई। वहां से चलते हुए मास्टर क्रोटा मांगा के कमरे में पहुंची। वो टेलीफोन पर किसी से बातें कर रहा था। उसे देखते ही अदब से खड़ा हो गया। उसने टेलीफोन पर किसी से कहा, आपसे बाद में बातें होंगी, सॉरी मैं अभी मसरूफ हूं। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। फिर कहा, आइए मादाम, तशरीफ लाइए, कोई हुक्म हो तो फरमाइए। मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि सुपर मास्टर की तरफ से जलाल बेग का क्या सुराग लगाया गया है। कुछ देर पहले मैंने फरहाद साहब को बताया था कि अब जबकि जलाल बेग के आदमी से दूसरी बार राब्ता कायम किया गया और उन्हें बताया गया है कि लेडी सायरा बानो अपनी बेटी के साथ वापस जाने वाली हैं। उससे बातों के दौरान हमारे जासूसी आलात ने सुराग लगाया है कि जलाल बेग का वो आदमी इंग्लैंड के किसी हिस्से से बोल रहा है। अंदाजन वो लंदन में कहीं है। सोनिया ने कहा, मैं आज ही किसी फ्लाइट से लंदन जाऊंगी। सोनिया, ये बात किसी को न बताई जाए कि तुम लंदन जाओगी और जलाल बेग वहीं पाया जा सकता है। ये बात मरजाना को भी नहीं मालूम होनी चाहिए। तुम्हारे मशवरों का शुक्रिया, इतनी अकल मुझ में है। मैंने क्रोटा मांगा से पूछा, क्या डियर जमाल की रवानगी का इंतजाम हो रहा है? जी हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि आज रात की किसी फ्लाइट से उन्हें यहाँ से रवाना कर दें। अगर कोई मजबूरी हुई तो सुबह तक भेज दिया जाएगा, लेकिन अब तो मादाम के लिए सबसे पहले कोशिश करनी है। अगर यहाँ से कोई फ्लाइट ना मिली तो इनके लिए चार्टर्ड तैयारा यहाँ से भेजा जाएगा। क्यों ना ऐसा हो जाए कि मादाम और डियर जमाल दोनों उस चार्टर्ड तैयारे में यहाँ से पेरिस जाएं। वहां ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाएं। मादाम हमारी तंजीम की किसी पनाहगाह में चली जाएंगी, फिर मेकअप करने के बाद रूपोश हो जाएंगी और वहां से लंदन पहुंच जाएंगी। ये अच्छा आइडिया है। दुश्मन हमारी निगरानी कर रहे होंगे। सोनिया और डियर जमाल यहां से पेरिस जाएंगे तो वो उनको अपनी निगाहों में रखेंगे। ऐसे वक्त सोनिया मेकअप के जरिए रूपोश होकर लंदन पहुंच सकती है और उनकी निगरानी से महफूज रह सकती है। क्रोटा मांगा ने पूछा, फरहाद साहब, क्या आप भी लंदन जाएंगे? आपने अब तक ये नहीं बताया कि आप इन दिनों कहाँ हैं। मैं बता रहा हूं, ये इतला सुपर मास्टर तक पहुंचा दो ताकि मेरे लिए उस जगह हेलीकॉप्टर कल सुबह भेजा जाए। आज रात में इसी जगह गुजारूंगा जहां मेरा क्याम है। सेंट्रल अफ्रीका के जंगलात में एक ऐसा पहाड़ी इलाका है जहां से झरना बहता है। वो आबशार बुलंदी से गिरता हुआ एक दरिया की सूरत में बहता हुआ जब आगे बढ़ता है तो 1 या 2 मील के फासले पर बहुत से गिद्ध नजर आती हैं।
वो सैकड़ों हजारों की तादाद में दिखाई देंगे। वहीं एक झोंपड़ी है। झोंपड़ी के पीछे एक 500 फुट गहरी खाई है। उस खाई की बस्ती में जो वसी मैदानी इलाका है, वहां हबशियों की एक बस्ती है। उस बस्ती में मैं रहता हूं, लेकिन हेलीकॉप्टर उस बस्ती से बहुत दूर उतरना चाहिए। मैं खुद हेलीकॉप्टर के पास पहुंचूंगा। हेलीकॉप्टर से कोई भी शख्स इस बस्ती के अंदर दाखिल ना हो। मेरा पैगाम सुपर मास्टर तक पहुंचा दीजिए। तकरीबन 1 घंटे के बाद सायरा बानो की रवानगी शुरू हुई। उन्हें शिकंजे वाली कुर्सी से आजाद कर दिया गया। फिर उन्हें संभाल कर उठाया गया और वैगन कार के पिछले हिस्से में लाकर हिफाजत से बिठा दिया गया। इसी हिफाजत से उन्हें उस प्राइवेट हेलीपैड की तरफ ले जाया गया, जहां वो हेलीकॉप्टर अब तक खड़ा हुआ था, जिसमें वो डियर जमाल के साथ बैठकर दुश्मनों के पास से यहां आई थी और आज इसी हेलीकॉप्टर में वापस दुश्मनों के पास जा रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि आते वक्त डियर जमाल उनके साथ था, जाते वक्त मरजाना उनकी हमसफर बन रही थी। डियर जमाल बहुत चुप था। यही हाल सायरा बानो का भी था। वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते थे, मगर मजबूर थे। दूसरी तरफ सोनिया और मरजाना भी उनकी तरह खामोश थी। वो एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं चाहती थी, मगर साथ छूट रहा था। सोनिया मरजाना को और डियर जमाल सायरा बानो को अपनी अपनी जगह समझा रहे थे कि वो फिक्र न करें, वो दोनों उनके पीछे जरूर पहुंचेंगे। वो माँ बेटी हेलीकॉप्टर में सवार हो गई। थोड़ी देर बाद वो हेलीकॉप्टर जमीन से बुलंद होकर परवाज करता हुआ उनकी नजरों से ओझल हो गया। माँ बेटी उनकी नजरों से गुम हो गई। अब कोई नहीं कह सकता था कि वो कहाँ जाएंगी, किस हाल में रहेंगी, उनके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। कोई उन्हें देख नहीं सकता था, सिर्फ मैं उनकी खबर ले सकता था, उस वक्त तक जब तक कि मुझे उनके जरिए उन तमाम मुकामात का इल्म होता रहता कि वो इस वक्त कहाँ हैं और कहाँ से गुजर रही हैं। मैं जानता था कि आगे चलकर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी या उन्हें किसी दवा वगैरह के जरिए गहरी नींद सुला दिया जाएगा, ताकि मैं उनके जरिए उनके किसी मखसूस अड्डे तक ना पहुंच सकूं। उनका सफर जारी था। मैं कभी कभी दोनों माँ बेटी के दिमाग में पहुंचकर उन्हें यकीन दिलाता रहता था कि मैं उनके साथ सफर कर रहा हूं। रात के 8 बजे खाने का वक्त हुआ तो मैं, रसवंती और गुलाम एक बड़े से दस्तरख्वान के अतराफ बैठकर खाना खाने लगे। मैंने उन्हें बताया कि कल सुबह मैं यहां से रवाना हो जाऊंगा। ये सुनते ही रसवंती एकदम से चौंक कर मुझे देखने लगी। उसकी आंखें भीग गई थी। मैंने कहा, अरे ये क्या बात है? मुझसे बड़ी गलती हुई कि खाने से पहले मैंने ये खबर सुना दी। चलो खाना खा लो, उसके बाद बाकी बातें होंगी। नहीं, मेरा जी नहीं चाहता, मुझसे खाया नहीं जाएगा। मैंने पहले तो उसे बहुत समझाया। जब वो खाने पर राजी ना हुई तो मजबूरन टेलीपैथी के प्लेट में खाना रखकर उसे ख्याल ख्वानी के जरिए लुकमे खिलाने पड़े। जब मैंने उसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया तब वो जरा नाराज होकर बोली, तुम बड़े खराब हो। जबरदस्ती मुझे पेट भरकर खाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ऐसे वक्त कोई औरत खाना पीना और सोना पसंद नहीं करती। मैंने अपना खाना शुरू करते हुए कहा, रसवंती, ये तो तुम्हारा ही फैसला है कि हम बिछड़ जाएंगे, वरना मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलता। यही तो मजबूरी है कि मैं साथ नहीं जा सकती। देख लो कि दुश्मनों ने सायरा बानो की सीने से बम बांधकर कैसी अजियतनाक सजा दी है। उन्हें जहनी मरीज बनाकर रख दिया होगा। वो हर लम्हा मौत का इंतजार कर रही होंगी। भगवान न करे अगर दुश्मनों ने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया तो मेरा तो दम ही निकल जाएगा। मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। फरहाद, तुम मेरे बच्चे के लिए एक शफीक बाप यकीनन बन सकती हो। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हम माँ बेटे तुमसे आखिरी सांस तक मोहब्बत करते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे साय से भागते रहेंगे। रसवंती ने कैसी बात कह दी थी। वाकई मैं एक ऐसा इंसान हूं जिससे अपने और पराये मोहब्बत भी करते हैं और डरते भी हैं, मेरी पनाह में आते भी हैं और मेरे साय से दूर भी भागते हैं। रसवंती जब से मां बनने के जज्बात को अपने अंदर शिद्दत से महसूस करने लगी थी, उस वक्त से वो ऐसी ही बातें सोच रही थी और बड़ी ही सच्ची और खरी बातें सोच रही थी। मेरी कुर्बत उसके लिए और होने वाले बच्चे के लिए बड़ी महंगी पड़ती। खाने के बाद गुलाम हमें हमारी झोंपड़ी तक छोड़ने के लिए आया। मैंने उसे कहा, मेरे लिए जो हेलीकॉप्टर कल सुबह आने वाला है वो बस्ती से बहुत दूर उतरेगा। मैंने उन लोगों से कह दिया कि उनमें से कोई भी बस्ती की तरफ ना आए। मैं नहीं चाहता कि आने वाले रसवंती को यहाँ देखें। मैं हर जगह हर शख्स से, अपने और पराये लोगों से भी यही कहूंगा कि रसवंती जंगल में मुझसे बिछड़ गई थी और अब तक वो मुझे नहीं मिल सकी है। आका, मुझे आपकी खिदमत करने का मौका नहीं मिल सका। आप कल ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मालका रसवंती को यहाँ किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। ये बहुत अच्छी तरह जिंदगी गुजारेंगी।
और आपका बच्चा बहुत उम्दा तरीके से परवरिश पाएगा। आप ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम करके हैरान रह जाएंगे कि हमने आपके बच्चे के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। उससे बातें करने के बाद मैं रसवंती के साथ झोंपड़ी के अंदर आ गया। फिर मैंने उसे कहा, देखो जान, मैं इस वक्त कभी इधर और कभी उधर भागता फिर रहा हूं। तुम तो जानती हो कि सायरा बानो इस वक्त दुश्मनों के चुंगल में है, पता नहीं वो उन्हें कहाँ ले जाएंगे। इसलिए कभी कभी मैं तुम्हारे पास से दिमागी तौर पर गैर हाजिर रहूंगा। तुम बुरा न मानना, मैं वहां से उनकी खबर लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाया करूंगा। मैं बिस्तर पर बैठकर थोड़ी देर तक रसवंती के साथ बातें करता रहा। फिर सायरा बानो के पास पहुंच गया। उस वक्त वह हेलीकॉप्टर में नहीं थी, अब उनके सफर का तरीका बदल गया था। उन्हें कहीं उतारने के बाद एक त्यारे में सवार कराया गया था। मरजाना की सोच ने बताया कि वो जहां है वो एक वीरान सा इलाका है। एक पक्की चौड़ी सी सड़क है जिस पर वो तैयारा खड़ा हुआ है। उसी से रनवे का काम लिया जा रहा है। यकीनन वो चार्टर्ड तैयारा होगा। उन माँ बेटी को उन पर सवार करा दिया गया था। सायरा बानो को दो मुसल्ला अफराद ने बड़ी हिफाजत से एक सीट पर बिठा दिया, ऐसी सीट पर जिसकी पुश्त नहीं थी। उनके आगे पीछे दो और मुसल्ला अफराद बैठ गए थे ताकि उन्हें प्रवास के दौरान सफर के इख्तिताम तक आगे पीछे से दाएं बाएं से संभाले रखें। मरजाना से एक शख्स ने कहा, मिस मरजाना, मैं आपसे बातें करते हुए अपने आप को गोया फरहाद अली तैमूर के हवाले कर रहा हूं। फिर उसने तैयारी की छत की तरफ देखते हुए शायद तसव्वुर में मुझे मुखातिब करते हुए कहा, फरहाद साहब, बेशक आप मेरे दिमाग में मौजूद रहें, लेकिन आप अपने मतलब की मालूमात हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैं खुद एक अनजान आदमी हूं, एक किराए का टट्टू हूं। मुझे जो तहरीरी हदायत मिलेंगी उनके मुताबिक मैं इन माँ बेटी से गुफ्तगू करूंगा। मैं नहीं जानता कि यह तैयारा कहाँ जाएगा और इसे कहाँ पहुंचाया जाएगा। फिर उसने मरजाना को मुखातिब करते हुए कहा, आप एक नादान और नातजुर्बाकार लड़की हैं। सुना है कि बहुत अच्छा लड़ती हैं। आपका ये शौक आपको यहाँ किसी हमाकत के लिए मजबूर कर सकता है। आपकी किसी हरकत से आपकी वालदा की जान भी जा सकती है और हमें भी नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा मुझे हुक्म दिया गया है कि त्यारे में सवार होने के बाद आपके दोनों हाथ को पुश्त पर बांध दिया जाए और सेफ्टी बेल्ट के जरिए आप सीट से बंधी रहें। मरजाना ने पूछा, क्या तुम लोग मुझे अभी से बांधकर बेदस्तो पा बना देना चाहते हो? उस शख्स ने हंसते हुए कहा, आप तो यूं भी बेदस्तो पा हैं। देख लीजिए आपकी वालदा किस हाल में है। आपकी पूरी टीम फरहाद के साथ बिल्कुल नाकारा हो गई है। बहस करने से कोई फायदा नहीं। आप अपने दोनों हाथ पुश्त की तरफ ले जाएं। मैंने मरजाना से कहा, ठीक है, ख्वाम का बहस ठीक नहीं, तुम अपने हाथ बंधवा लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। घबराओ नहीं, अगर कोई ऐसा मौका आया तो मैं इसी शख्स के दिमाग पर काबिज होकर इसके अंदर समा जाऊंगा और तुम्हारे पास ही जिस्मानी और दिमागी तौर पर मौजूद रहूंगा। वो राजी हो गई। पुश्त पर ले जाकर अपने हाथ बंधवा लिए। सायरा बानो से बेबसी से देख रही थी। मैंने कहा, अम्मी आप परेशान ना हो, मरजाना को बांध देने से क्या होता है, मैं तो आजाद हूं और आप ही के पास हूं। मैं उन्हें तसल्लियां देने लगा। जब जहाज परवाज करने लगा तो मैं उन दोनों से थोड़ी देर के लिए रुखसत होकर मास्टर क्रोटा मांगा के पास पहुंचा। वो अपनी ख्वाबगाह में आराम से बैठा हुआ शराब पी रहा था। उसने अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां पूरी कर दी थी। सोनिया और डियर जमाल को भी एक त्यारे में पेरिस की तरफ रवाना कर दिया था, इसलिए इत्मीनान से बैठकर पी रहा था। मैंने कहा, हेलो मास्टर, क्या हो रहा है? वो अपने दिमाग में मेरे लबो लहजे को महसूस करते हुए एकदम से चौंक गया। उसके गिलास से शराब छलक गई। उसने जल्दी से गिलास को मेज पर रखते हुए उठकर कहा, यस सर, मैं हाजिर हूं, फरमाइए, फिर कोई काम पड़ गया? नहीं, ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है कि तुम्हें फौरन यहां से उठना पड़े। वैसे मैं एक जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूं, तुम उसे सुबह से पहले कर सकती हो। आप हुक्म दीजिए, मैं उसी वक्त वो काम करूंगा। मास्टर, तुम अभी तो शराब पी रहे हो। कोई मास्टर ऐसा होगा जो क्लब में जुआ खेल रहा होगा, कोई ऐसा मास्टर होगा जो किसी औरत के साथ मुंह काला कर रहा होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि हर शख्स के साथ कोई ना कोई बुराई लगी रहती है। अब तुम ये सोचो कि क्या जलाल बेग किसी बुराई का शिकार नहीं होगा? उसे भी कोई लत जरूर होगी। अगर ऐसी बात है तो हम लंदन के इलाके में ऐसे लोगों को खास तौर पर मार करें जो किसी न किसी आदत का शिकार हों और बड़े बड़े क्लबों में जाकर या तो शराब ज्यादा पीते हों या औरतों से दिलचस्पी लेते हों या जुआ खेलते हों। अगर जलाल बेग इन तीनों बुराइयों में से किसी एक का भी शिकार होगा तो यकीनन लंदन के किसी न किसी क्लब में, कुमार खाने में या बार में जरूर मिलेगा। आप दुरुस्त कहती हैं, जलाल बेग भी जरूर किसी आदत का शिकार होगा। मैंने कहा, यह कोई जरूरी नहीं है कि वो बुराई का शिकार हो, शौक का मारा भी हो सकता है। मसलन उसे गोल्फ खेलने का शौक होगा
या घुड़सवारी की आदत होगी, या फिर वो तैराकी पसंद करता होगा। ऐसी जगहों में भी मसलन गोल्फ क्लब, स्विमिंग पूल वगैरह का भी हमें अहाता करना होगा। लंदन में तंजीम का जो मास्टर और जितने अफराद हैं, उनसे कहा जाए कि कल सुबह शराब खानों, कुमार खानों, क्लबों, गोल्फ क्लब, रेस कोर्स और स्विमिंग पूल वगैरह जैसी जगहों में फैल जाएं। वहां ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। मैं उनके जरिए हर उस आदमी तक पहुंचूंगा जिनसे वो मिलेंगे और बातें करेंगे। हो सकता है कि वो जलाल बेग से टकरा ही जाएं। मास्टर ने कहा, लंदन जैसे बड़े शहर में तंजीम के अफराद कम से कम 300 की तादाद में होंगे। क्या आप उन तमाम लोगों से मिलेंगे? उन तमाम लोगों के दिमागों में झांक कर उनसे मुलाकात करने वालों के दिमागों में झांकेंगे? आप 300 अफराद के लबो लहजे को कैसे याद रखेंगे? मास्टर, इसका आसान तरीका यह है कि तंजीम का मास्टर अपने लंदन के तमाम मातियतों को बारी बारी बुलाकर उनकी आवाज कैसेट में रिकॉर्ड करेगा। बहुत ज्यादा बातें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। तंजीम का हर फर्द अपना नाम बताएगा और वो जगह बताएगा जहां वो ड्यूटी पर होगा। इसके बाद फिर दूसरे अफराद की आवाज इसी तरह नाम और पते के साथ रिकॉर्ड की जाएगी। लंदन में तंजीम के अफराद 300 हों या 3000, उन सब की आवाजों के कैसेट तैयार किए जाएं। मुझे जब भी किसी से राब्ता कायम करना होगा, मैं कैसेट में उनका नाम सुनूंगा, उनकी आवाज सुनूंगा, फिर उनके पास पहुंचकर उनकी मसरूफियात का जायजा लूंगा और उनके जरिए उनके मिलने वालों तक पहुंचूंगा। लंदन के मास्टर से कह दीजिए कि वो मेरे वहां पहुंचने तक उन कैसेटों का काम मुकम्मल करके रखे। मुझे उनकी बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। मेरी ख्याल ख्वानी की परवाज जारी रही। मैं मास्टर के पास से परवाज करता हुआ दोनों माँ बेटी के पास पहुंचा। वहां उनके पास थोड़ा सा वक्त गुजारा। इसके बाद फिर रसवंती के पास हाजिर हो गया। उसके साथ में रात के 3 बजे तक दिमागी तौर पर हाजिर रहा, क्योंकि 3 बजे तक माँ बेटी का सफर जारी था। 3 बजे के बाद जो शख्स त्यारे में मुझे अपनी आवाज सुना चुका था, वो मरजाना के पास पहुंचकर बोला, मुझे हुक्म दिया गया है कि जब सफर खत्म होने वाला हो तो तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए। लिहाजा मैं हुक्म की तामील कर रहा हूं। तुम चुपचाप अपनी आंखों पर पट्टी बंधवा लो। मरजाना ने अपनी माँ की तरफ देखा तो उधर सायरा बानो की आंखों पर भी पट्टी बांधी जा रही थी। मैंने रसवंती के पास पहुंचकर कहा, मेरी जान, अब तुम सो जाओ। वहां सायरा बानो का सफर खत्म होने वाला है। मुझे अब उनके साथ रहना पड़ेगा। जरा देर की गफलत भी बड़ी महंगी पड़ेगी। वो मेरे चेहरे पर अपनी हथेली फेरते हुए, कभी उंगलियों से मेरे चेहरे को सहलाते हुए बोली, कैसे सो जाऊं? क्या मुझे नींद आएगी? तुम कल बिछड़ने वाले हो। मुझे यूं लग रहा है जैसे ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। मैं किसी तरह सो नहीं सकूंगी। तुम ख्याल ख्वानी करो, मैं तुम्हारे पास मौजूद रहूंगी। शायद तुम्हें जरा देर की फुर्सत हो तो फिर तुम मेरे पास दिमागी तौर पर हाजिर हो जाओ। मुझे तो तुम्हारी जरा सी तवज्जो भी बहुत अहम लग रही है। तुम चंद सेकंड के लिए भी आ जाओगे तो मेरे लिए बहुत होगा। मैं उसे प्यार से समेटकर परवाज करता हुआ सायरा बानो के पास पहुंचा। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। चूंकि वो देख नहीं सकती थी, इसलिए मैं भी ना देख सका कि तैयारे में कौन कौन लोग हैं और क्या हो रहा है। वैसे इतनी देर में तैयारा कहीं उतर चुका था। मैं मरजाना के दिमाग में भी पहुंचता तो मुझे वही तारीकी दिखाई देती और जहाज का मंजर भी निगाहों के सामने ना आता। लिहाजा मैं उस शख्स के दिमाग में पहुंच गया जिसकी आवाज मुझे मिल चुकी थी। उसकी सोच ने बताया कि सायरा बानो को संभाल कर उस जहाज से उतारा जा रहा है। इसके बाद मरजाना को 2 आदमियों ने दोनों तरफ से थाम लिया है। फिर उसे अपने साथ लेकर जहाज से उतरने लगे। जहाज के बाहर का मंजर क्या था ये मैं ना देख सका, क्योंकि मैं जिस शख्स के दिमाग में था वो त्यारे के अंदर ही एक तरफ खड़ा हुआ था। मैं इंतजार करने लगा कि शायद दोनों माँ बेटी के बाद वो शख्स भी त्यारे से बाहर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ही एक मुसल्ला शख्स ने अपने रिवॉल्वर की नाल उसके सीने पर रख दी। वो बौखला कर बोला, ये क्या हरकत है? इसके जवाब में 2 मुसल्ला अफराद ने दोनों तरफ से आकर उसके बाजुओं को मजबूती से जकड़ लिया। वह एहतजाज कर रहा था। फिर उसने देखा एक और शख्स अपने हाथों में बड़ी सी सिरिंज पकड़े हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो? ये सिरिंज कैसी है? किसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सबको गूंगे बहरे बने रहने का हुक्म था। फिर वो शख्स जिद्दोजहद करने लगा, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो 4 मुसल्ला अफराद थे। 5वां शख्स उसके करीब पहुंच गया था। दूसरे ही लम्हे मैंने उस शख्स की कराह सुनी। सिरिंज की सुई इसके बाजू में खुब गई। इसके बाद उस शख्स का दिमाग तारीकियों में डूबता चला गया। इधर भी तारीकी थी, उधर भी तारीकी थी।
दोनों माँ बेटियों के आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था, वो देख नहीं सकती थी। कुछ लोगों के निरगे में उनके सहारे चल रही थी। फिर एक जगह उन्हें रोक दिया गया। मरजाना ने पूछा, अम्मी आप मेरे पास मौजूद हैं? हाँ बेटी, मैं तुम्हारी आवाज सुन रही हूँ। फिर मरजाना ने महसूस किया कि उसे किसी गाड़ी में सवार कराया जा रहा है। दूसरी तरफ मैंने सायरा बानो के दिमाग में झांक कर देखा तो उन्हें भी संभाल कर गाड़ी में सवार कराया जा रहा था। ऐसे ही वक्त में दोनों माँ बेटी एक ही गाड़ी में सवार नहीं हो सकती थी। मुझे कुछ शुबा हुआ तो मैंने मरजाना से कहा, अपनी अम्मी से पूछो क्या वो तुम्हारे साथ गाड़ी में सवार हो चुकी हैं? मरजाना ने यही सवाल अपनी माँ से किया लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने सायरा बानो से कहा, आप मरजाना को आवाज दें। उन्होंने आवाज दी, बेटी तुम कहाँ हो, मेरे पास मौजूद हो? जवाब में मरजाना की आवाज सुनाई नहीं दी। ये साबित हो गया कि दोनों माँ बेटी को अलग अलग गाड़ी में सवार कराया गया है। तब सायरा बानो चीखने लगी, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी को मेरे पास लाओ। दूसरी तरफ मरजाना जिद्दोजहद कर रही थी। उसके दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी थी। फिर ये कि 4 मुसल्लह अफराद उसे पकड़े हुए थे और ज्यादा जिद्दोजहद का मौका नहीं दे रहे थे। मैंने कहा, मरजाना जरा खामोशी से बैठी रहो, इस तरह कोशिश करोगी तो बात नहीं बनेगी। वो परेशान होकर बोली, तुम्हारे कहने से मैंने अपने हाथ बंधवा लिए, तुम्हारे कहने से मैंने आंखों पर पट्टी बंधवा ली, अब तुम कह रहे हो कि खामोश बैठी रहूं। पता नहीं वो लोग मेरी अम्मी को कहाँ ले गए हैं। तुम ये क्यों भूलती हो कि मैं तुम्हारी अम्मी के साथ रहूंगा? तुम खामोश बैठी रहो, मैं जा रहा हूं। अगर तुम जिद्दोजहद करोगी तो ये लोग तुम्हें मार न डालें, इसलिए मैं तुम्हें जरा सब्र और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दे रहा हूं। वो बोली, अच्छी बात है, मैं खामोश रहूंगी, तुम अम्मी के पास जाओ। मैंने दोनों माँ बेटी को बारी बारी समझाया कि वो बिल्कुल खामोश रहकर आसपास की आवाजों को सुनने की कोशिश करी। वह गाड़ी के चलने की आवाज हो या किसी रेडियो से मौसीकी या कोई तकरीर नशर हो रही हो या गाड़ी के पास से गुजरने वाला कोई राहगीर ही किसी से कुछ बोलता हो, जैसी भी आवाज होगी उसके जरिए मैं उन आवाज वालों तक पहुंच जाऊंगा। फिर मालूम करूंगा कि वो कहाँ पहुंचाई गई हैं। मेरे अंदर बेचैनी सी थी कि किसी तरह दोनों माँ बेटी का ये सफर खत्म हो, वो किसी मंजिल पर पहुंचे तो मालूम हो कि दुश्मन अब क्या करने वाले हैं। मगर यह सफर था कि खत्म नहीं हो रहा था। रास्ते में दोनों माँ बेटी को किसी किस्म की आवाज सुनाई नहीं दी। शायद वहां भी रात गहरी होगी, एक आलम सो रहा होगा, कोई इधर उधर से रास्ते से गुजरने वाला और बोलने वाला नहीं होगा। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पांव के तलवे भीग रहे हैं। मेरी आंखें खुल गईं। मैंने सर उठाकर देखा तो रसवंती मेरे कदमों के पास लेटी हुई थी। उसका सर मेरे पांव पर था और मेरे पांव उसके आंसुओं से भीग रहे थे। मैंने फौरन ही उठकर पूछा, मेरी जान ये तुम क्या कर रही हो? वो अपने गुलाबी होंठों को मेरे पांव पर रखकर रोने लगी, अपने आंसू को मेरे पांव पर बहाने लगी। फिर कहने लगी, मैं तुमसे कैसे अलग रहूंगी? अपनी शर्म, अपनी इज्जत, अपने गैरतपन का गुरूर सब कुछ तुम्हारे हवाले करके मैं बिल्कुल खाली हो गई हूं। तुमने मेरी गोद में एक बच्चा डाल दिया है, अब उस बच्चे से मैं यकीनन बहलती रहूंगी, मगर वो तुम्हारा बदल तो नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे कदमों पर से उठाकर अपने सीने पर सजा लिया। उसके आंसू पहुंचने लगा। बड़े प्यार से उसे तसल्लियां देने लगा। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं पूरी तवज्जो से उसके पास हाजिर नहीं रह सकता था। उसके आंसू मुझे पिघला रहे थे। मैं जानता था कि कल वो मुझसे बिछड़ने वाली है। एक नामालूम मुद्दत के लिए वो मुझसे इतनी दूर हो जाएगी कि शायद तकदीरी हमें फिर से मिला सके। ऐसी जुदाई की घड़ी आने वाली थी और मैं उसके पास होकर भी उसके पास नहीं था। उसे तसल्लियां देने के दौरान कभी कभी पलक झपकते ही सायरा बानो के पास पहुंच जाता। आखिर एक जगह उनका सफर खत्म हो गया। जब मैं रसवंती से रुखसत होकर सायरा बानो के पास पहुंचा तो वे एक आरामदेह कुशन पर बैठी हुई थी। पांव के नीचे मुलायम कालीन महसूस हो रहा था। इसका मतलब ये था कि वो किसी कमरे में पहुंचा दी गई हैं। दूसरी तरफ मैंने मरजाना को देखा तो वो भी ऐसे ही कमरे में पहुंच गई थी। उसे सोफे पर बिठा दिया गया था। मैंने उसे कहा, अभी तुम्हारी अम्मी के पास से आ रहा हूं, वो बिल्कुल खैरियत से हैं, तुम भी इत्मीनान रखो। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हमें पता चल जाएगा कि तुम माँ बेटी इस वक्त कहाँ हो। मरजाना के हाथ उसी तरह पुश्त की तरफ बंधे हुए थे। उसने अपने सर को इधर उधर घुमाकर पूछा, मेरी आंखों पर कब तक पट्टी बंधी रहेगी? उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने कहा, अगर जवाब नहीं देते तो मुझे किसी तरह समझाओ कि कब तक मैं अंधी बनी रहूंगी। उसे फिर कोई जवाब नहीं मिला। तब उसने कहा, फरहाद क्या तुम मौजूद हो? हाँ मैं मौजूद हूं। चूंकि तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है
इसलिए मेरी ख्याल ख्वानी की आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई है। मैं समझ नहीं सकता कि तुम्हारे आसपास जो लोग मौजूद हैं वो गूंगे बने हुए हैं या सिरे से वहां कोई है ही नहीं। तुम्हें छोड़कर वो कमरे से बाहर जा सकती हैं। अच्छा ठहरो, मैं आजमाती हूँ। ये कहकर उसने पुश्त पर बंधे हुए हाथों को सीधा किया, खुद कुबड़ी होकर झुक गई। फिर हाथों को अपने बदन के पिछले हिस्से से गुजारते हुए अपने पैरों के पास लाई। अगर कोई उसके आसपास होता तो उसे ऐसा करने से रोक देता। वो बगैर किसी रोक टोक के दोनों हाथों को पांव के नीचे से गुजारकर अपने सामने ले आई। फिर उन हाथों को सर के ऊपर से गर्दन के पास ले जाकर वो पट्टी खोल दी। अब उसकी आंखों के सामने कमरा रोशन था, तारीकी छट गई थी। कमरा खाली था मगर खतरे से खाली नहीं था। फर्श पर 5-6 सांप रेंग रहे थे। वो उछलकर सोफे पर चढ़ गई। गुस्से से चीख कर बोली, बुज़दिलो, सांपों से क्या डराते हो? मर्द हो तो सामने आकर मुकाबला करो। मैं एक एक का सर तोड़कर रख दूंगी। मैंने कहा, मरजाना, तुम में और सोनिया में यही फर्क है। सोनिया ऐसे वक्त ना तो गुस्से में आती ना दुश्मनों को चैलेंज करती। पहले वो अपनी फिक्र करती, लिहाजा तुम भी यही सीखो। अपनी फिक्र करो और अपने हाथों को आजाद करने की कोशिश करो। वो हाथों की रस्सी काटने के लिए पूरे कमरे का सरसरी तौर पर जायजा लेने लगी। उसकी आंखें चारों तरफ देख रही थी और मैं उसके दिमाग से समझ रहा था। वहां सोफों के दरमियान एक बड़ी सी मेज पर शराब की बोतल और 2 गिलास रखे हुए थे। यूं लगता था जैसे मरजाना को वहां पहुंचाने से पहले 2 आदमी वहां बैठकर शराब से शुगल करते रहे हों। मरजाना सोफे पर से छलांग लगाकर सेंटर टेबल पर उस तरफ पहुंची कि दोनों पांव मेज पर आकर जम गए। अगर वो डगमगाती या लुढ़कती तो नीचे फर्श पर सांपों के दरमियान पहुंच जाती। वहां पहुंचकर उसने कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के निचले हिस्से में 2 सुराख थे। उन सुराखों से कुछ और सांप रेंगते हुए कमरे के अंदर पहुंच रहे थे। मरजाना ने शराब के एक खाली गिलास को दोनों हाथों से पकड़कर उसे मेज पर जोर से मारा। गिलास टूट गया। उसका बाकी आधा बचा हुआ हिस्सा मरजाना के हाथों में रह गया। मरजाना ने उस हिस्से को दोनों हाथों से दबाया, फिर अपनी कलाई पर बंधी हुई रस्सी को उसके टूटे हुए हिस्से से काटने लगी। उसके इस अमल के दौरान मैं सायरा बानो के पास पहुंच गया। अब उनकी आंखों से भी पट्टी खोल दी गई थी। वो एक कुशन पर बैठी हुई थी। 2 मुसल्ला जवान उनकी आंखों से पट्टी खोलने के बाद उस कमरे से जा रहे थे। मैंने कहा, अम्मी, आप इत्मीनान से बैठी रही, मैं मरजाना के पास जा रहा हूं। अगर सायरा बानो को जरा भी इस बात की भनक मिल जाती कि मरजाना जिस कमरे में कैद है वहां सांपों की तादाद बढ़ती जा रही है तो वो सीने पर बंधी हुई मौत को फरामोश करके बेटी के लिए छाती पीटना शुरू कर देती। मरजाना रस्सियों से आजाद हो चुकी थी। जो सांप नंगे फर्श पर रेंग रहे थे अब वो सेंटर टेबल के पास आकर उसके पाय से लिपट रहे थे। वो मरजाना के पास पहुंचना चाहते थे। एक सांप फन उठाए उसे देख रहा था। मरजाना मेज पर खड़ी हो गई, फिर चारों तरफ देखते हुए तेजी से सोचने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी आंखें कमरे की एक एक चीज का जायजा ले रही थी और दिमाग मुझे समझा रहा था कि वहां क्या मौजूद है और इस कमरे के किस सामान से मरजाना को फायदा उठाना चाहिए। उसकी नजरें एक दीवार पर ठहर गईं। वहां एक रूम हीटर लगा हुआ था और उसका स्विच वहीं करीब ही दीवार पर था। मेरी समझ में फौरन आ गया कि मरजाना को अब क्या करना चाहिए। मैंने उसे सांपों को भगाने की तदबीर बताई। वो फर्श पर रेंगने वाले सांपों को गिनने लगी। अब उनकी तादाद 12 थी। उसने शराब की बोतल को अच्छी तरह बंद करके अपने एक हाथ में पकड़ा। जिस मेज पर खड़ी हुई थी वहां से उस हीटर तक के फासले का अंदाजा किया, फिर वहां तक एक लंबी छलांग लगाई। सांप उधर नहीं थे। वो हीटर के करीब पहुंच गई। वहां पहुंचते उसने प्लग को स्विच बोर्ड पर लगाया और बटन ऑन करके पूरा घुमा दिया। हीटर के तारों से सुर्ख आग झलकने लगी। उसके करीब एक खिड़की थी। वो खिड़की के पर्दे को दोनों हाथों से पकड़कर पूरी कुव्वत से खींचने लगी, उसे फाड़ने लगी। पर्दा फटता चला गया, फिर उसके हाथों में आ गया। उसने पर्दे के एक सिरे को समेटकर उस पर थोड़ी सी शराब उंडेली, बोतल को एक तरफ फेंका, फिर जिस हिस्से को शराब में डुबोया था उसे हीटर की तरफ बढ़ा दिया। पलक झपकते ही पर्दे के उस सिरे ने आग पकड़ ली। शोले भड़कने लगे। वो उस शोले को लहराते हुए सांपों की तरफ ले गई। सांप बल खाते हुए इधर से उधर नंगे फर्श पर रेंगते हुए दूर भागने लगे। वहां से दरवाजे तक का रास्ता साफ होता चला गया। वो आगे बढ़ते हुए दरवाजे के उन सुराखों तक पहुंच गई जहां से सांप दाखिल होकर कमरे के अंदर आ रहे थे। उस वक्त भी एक सांप एक सुराख से दाखिल हो रहा था, लेकिन करीब ही शोलों को भड़कते देखकर वापस चला गया। मरजाना ने जलते हुए पर्दे को वहीं छोड़कर दरवाजे के पर्दे को खींचकर फाड़ना शुरू कर दिया।
फिर वो दौड़ती हुई गई और शराब की बोतल को उठाकर उस पर्दे पर छिड़क दिया जिस पर्दे को वो जलता हुआ छोड़कर आई थी। उसके शोले अब दरवाजे से लिपट रहे थे और उसे नीचे से ऊपर तक जलाते जा रहे थे। कमरे में जो आग भड़क रही थी वो अब बाहर से देखी जा सकती थी। बाहर वाले यकीनन बेख्तियार चीख सकते थे, लेकिन ये बड़े ताज्जुब की बात थी कि बाहर से किसी की चीख सुनाई नहीं दी। दौड़ते हुए कदमों की आवाज भी नहीं मिली। इसका मतलब ये था कि दुश्मन अब कमरे के आसपास नहीं है, या इस मकान में ही नहीं है, या फिर मौजूद हैं तो उन्होंने मेरे साहब का रिकॉर्ड को इतनी तवज्जो से पढ़ा है कि उन्हें रसवंती के वालिदैन की कैद होने और वहां आग भड़काने का वाकया भी याद होगा, और वो बहुत मोहतात होंगे कि कभी बेख्तियार भी उनकी जुबान से कोई बात ना निकले। और ऐसा ही हो रहा था। कमरे के बंद दरवाजे को जलने और जरा कमजोर पड़ने में कुछ वक्त लगा। इस दौरान मैं फिर सायरा बानो के पास पहुंच गया। वो कमरे में तन्हा बैठी हुई थी और हर लम्हा किसी दुश्मन के आने का इंतजार कर रही थी। मैं फिर मरजाना के पास आया। उस वक्त तक दरवाजे ने पूरी तरह आग पकड़ ली थी। शोले इधर से उधर लहरा रहे थे। तब मरजाना ने सेंटर टेबल को दोनों हाथों से उठाकर उसे उल्टाकर अपने सर पर रख लिया। फिर वहां से दौड़ती हुई दरवाजे के पास आई और टेबल से एक जोरदार जरब लगाई। दरवाजा लरस गया। वो कमजोर हो चुका था। मरजाना ने दूसरी बार भी यही किया। दरवाजा चिरचिराहट की आवाज के साथ दूसरी तरफ गिरता चला गया। इधर शोलों में लिपटा हुआ दरवाजा गिरा, उधर कॉरिडोर में बेशुमार सांपों के फुंकारने की आवाज यहां से वहां तक लहराती चली गई। मरजाना ने हैरानी से आंखें फाड़ कर देखा। जहां तक कॉरिडोर में नजर गई वहां सांप ही सांप रेंग रहे थे। कॉरिडोर के दूसरी तरफ एक जालीदार कमरा बना हुआ था, या उसे सांपों का कैबिन कहना चाहिए। उसका जालीदार दरवाजा खुला हुआ था। वहीं से सांप निकल कर आ रहे थे जहां जलता हुआ दरवाजा गिरा था। वहां से सांप बहुत दूर चले गए थे। मरजाना ने आगे बढ़कर दरवाजे के करीब पहुंचकर इधर उधर देखा। अंदाजा हुआ कि वो मकान सिर्फ एक कमरे का है और उसके सामने एक जालीदार सांपों का कैबिन बनाया गया है। बाकी चारों तरफ जालीदार दीवारें थी ताकि सांप उस जाली से बाहर ना निकल सकें। मैंने कहा, मरजाना, दुश्मन अगर कहीं करीब होंगे तो भड़कती हुई आग को देखकर तुम्हारी तरफ चले आएंगे। तुम जल्द से जल्द इस आग का सहारा लेकर यहां से निकलने की कोशिश करो। उसने दूसरे पर्दे को भी आग दिखाई, फिर उस जलते हुए पर्दे को लेकर कॉरिडोर से गुजरने लगी। सांप इधर से उधर सिमट रहे थे, भाग रहे थे और उसके लिए रास्ता छोड़ रहे थे। इस छोटे से मकान के चारों तरफ लकड़ी के फ्रेम में बारीक तारों की जालियां बनाई गई थी। इन सांप पालने वालों ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि किसी इंसान को भी वहां कैद करने की नौबत आएगी। इसलिए उन्होंने सिर्फ लकड़ी के सतून के साथ बारीक जालियों की दीवारें खड़ी कर दी थी। सांप इस दीवार से बाहर नहीं जा सकते थे। मरजाना ने जलते हुए कपड़े को लकड़ी के सिरे के पास रख दिया। जरा सी देर में वहां भी आग लग गई। फिर वो जलते हुए कपड़े को दूसरी लकड़ियों की तरफ ले गई। इसके बाद वापस आकर उसने पहली जलती हुई लकड़ी पर एक जोर की लात मारी। वो अपनी जगह से टूटकर अलग हो गई। मैंने कहा, मरजाना, मैं तुम्हारी अम्मी के पास जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले ये बता दूं कि जब तुम्हें अम्मी के पास पहुंचने का मौका मिले तो कोशिश ये करना कि किसी से टकराने की नौबत ना आए। अपने आप को छुपाकर वहां तक पहुंचने की कोशिश करना ताकि दुश्मन तुम्हें इधर जलते हुए मकान के पास आकर तलाश करते रहे। दुश्मनों को जितना भटकाओगी उतनी ही कामयाबी होगी। मैं उसे समझाकर सायरा बानो के पास आ गया। इस दौरान हशमत बेग उनके कमरे में आ गया था। उसके साथ 4 आदमी थे। उसने सायरा बानो को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जानम, तुम दुनिया के आखिरी सिरे पर पहुंच जाओ, तब भी मैं तुम्हें खींच कर अपने पास ले आऊंगा। देख लो कि तुम 20-22 बरस से दूर भागती रही हो, लेकिन घूम फिर कर फिर वापस आ जाती हो। सायरा बानो ने उसे नफरत से देखते हुए कहा, इंशाल्लाह ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। वो इनकार में सर हिलाते हुए मुस्कुराकर बोला, नहीं नहीं, आखिरी ना समझो। तुम समझ रही हो कि ये बम तुम्हें हलाक कर देगा। नहीं मेरी जान, मैं अपने माहिरों को अपने साथ ले आया हूं। ये अभी तुम्हें इस मौत से निजात दिला देंगे, तुम्हें नई जिंदगी देंगे और तुम अपनी वो नई जिंदगी मुझ पर खर्च करोगी। देखो हशमत बेग, इससे पहले एक बार तुमने बदतमीजी से मुझे मुखातिब किया था। जान जैसा लफ्ज मेरे लिए इस्तेमाल ना करनो। जान जैसा लफ्ज मेरे लिए इस्तेमाल ना करो, वरना फरहाद तुम्हें कैसी जहनी अजियतें पहुंचाएगा ये तुम अच्छी तरह जानते हो। वो थोड़ी देर के लिए गायब है, आ जाएगा तब क्या होगा। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर ताईद में सर हिलाकर बोला, ठीक है,
मैंने फरहाद साहब से वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आऊंगा। अब मैं मोहतात होकर गुफ्तगू करूंगा। देखो, अगर मैं चाहूं तो उस वक्त तक तुम्हें इस बम से निजात ना दिलाऊं, जब तक तुम मुझे खजाने का पता ना बता दो। लेकिन ये बॉम्ब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हम सब के लिए भी खतरनाक है। हम इस मकान में और ये इतना ताकतवर है कि आसपास के कमरों की छत भी इसके धमाकों से गिर जाएगी। मैं चाहता हूं कि पहले तुम्हें इससे निजात दिला दूं, उसके बाद काम की बातें होंगी। होता तो यही है कि पहले मतलब की बात की जाती है। सायरा बानो की सीने से मौत बंधी हुई थी। वो इस दहशत से और अपनी बेटी की सलामती की खातिर हशमत बेग को खजाने का पता बता देती। लेकिन हशमत बेग को यकीन था कि उन्हें बॉम्ब से निजात दिलाने के बाद भी वो उस खजाने तक पहुंचा देंगी। इसकी वजह यह थी कि हशमत बेग ने मरजाना को जहरीले सांपों के दरमियान घेर रखा था, यानी बेटी को मौत के दरमियान घेर कर अब मां को इस बॉम्ब की हलाकत से निजात दिलाने आया था। हशमत बेग के साथ आने वाला एक माहिर छोटा सा स्टूल लेकर सायरा बानो के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके दो असिस्टेंट सायरा बानो के अतराफ खड़े हो गए और उनके दोनों बाजुओं को उठाकर मजबूती से पकड़ लिया। एक छोटी सी ट्रे पर छोटे छोटे आलात रखे हुए थे। तीसरे असिस्टेंट ने एक और स्टूल पर उन आलात को रख दिया। फिर उस माहिर के सामने नक्शा खोलकर उंगली से इशारा करते हुए कहा, जनाब, ये रहा सफेद तार। अब चंद लम्हों के बाद ही सायरा बानो को इस बॉम्ब से निजात मिलने वाली थी। हशमत बेग आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से बाहर चला गया। वो अंदर से सहमा हुआ था। वो सोच रहा था अगर माहिर से कोई गलती हो जाए तो सब के सब धमाके से उड़ जाएंगे। कमरे से निकलने के बाद वो तेजी से चलता हुआ मकान से बाहर निकल गया और जितनी दूर जा सकता था जाने लगा। मैं सायरा बानो के दिमाग में घुस गया। उस वक्त उन्हें हौसले की जरूरत थी और वह तन्हा एक औरत की हैसियत से अपनी घबराहट पर काबू नहीं पा सकती थी। इसलिए मैं उनके दिमाग में जमा रहा। ज्यादा देर नहीं लगी। 1 मिनट पूरा होने से पहले ही मौत का वो तार कट गया। उसके असिस्टेंट दोनों तरफ से बेल्ट खोलकर उस बॉम्ब को सायरा बानो से अलग करने लगे। जब मैंने देखा कि मौत टल गई है तो सायरा बानो के दिमाग को आजाद छोड़ दिया। उन्होंने शऊरी तौर पर अपने आसपास के लोगों को देखा, फिर उस बॉम्ब पर नजर गई जो अब उस माहिर के हाथ में था, यानी उनके जिस्म से अलग हो गया था। पहले तो उन्हें यकीन नहीं आया। तकरीबन 30 घंटे से वो मौत को गले लगाए हुए थी। अब पलक झपकते ही नई जिंदगी मिल गई। फिर यकबारगी दिल खुशी से तेजी के साथ धड़क गया और इसके साथ ही वो मारे खुशी के बेहोश हो गई। मैं जानता था कि खतरे की बात नहीं, वो लोग यकीनन उन्हें होश में लाएंगे, क्योंकि सायरा बानो उनके लिए बहुत अहम थी। मैं उन्हें छोड़कर जरा देर के लिए मरजाना के पास जाना चाहता था। फिर मैंने सोचा कि हशमत बेग का ख्याल रखना चाहिए, कहीं वो ज्यादा दूर ना भाग जाए। इसलिए मैं हशमत बेग के दिमाग में पहुंचा तो वो मकान से बहुत दूर निकलने के बाद एकदम से ठिठक गया। सांपों का मकान उसके सामने था और वहां से शोले बुलंद हो रहे थे। उसके दिमाग में फौरन ही ख्याल पैदा हुआ, ये आग कैसे लगी? क्या मरजाना ने फरार होने के लिए कोई चाल चली है? वो वापस दौड़ते हुए उसी मकान की तरफ जाने लगा जिधर से आया था। फिर चंद कदम दौड़ने के बाद रुक गया। उसे फिर डर लगा कि पता नहीं सायरा बानो के सीने से उस बम को हटाया गया है या नहीं। अगर कामयाबी नहीं हुई होगी तो यकबारगी उस मकान के अंदर से धमाका होगा। वो पीछे हटने लगा। वो घूमकर उधर भागने लगा जिधर दरख्तों के झुंड में लकड़ी का कैबिन बना हुआ था। उसके दिमाग ने बताया कि इसी कैबिन में जलाल बेग का एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है जो जलाल बेग तक वहां की खबरें पहुंचाने के लिए मामूर किया गया है। चूंकि हशमत बेग मेरी टेलीपैथी की जद में आ चुका था, इसलिए वो बराह रास्त अपने बेटे से कभी गुफ्तगू नहीं करता था। बेटे के साथ उसका बराह रास्त ताल्लुक रहता ही नहीं था। हशमत बेग वहां से दौड़ता हुआ उसी कैबिन की तरफ जा रहा था। वहां पहुंचने के बाद उसने किसी को आवाज दी, मिस्टर सोमरो, क्या तुम मौजूद हो? तुमने वो आग देखी है? वो कहते हुआ कैबिन में दाखिल हुआ। एक मेज के पीछे एक उधेड़ उम्र का शख्स बैठा हुआ था। उसके पीछे 2 मुसल्ला जवान खड़े हुए थे। हशमत बेग ने कुर्सी पर बैठते हुए शख्स से कहा, मिस्टर सोमरो, वहां सांपों वाले घर में आग भड़क रही है। सोमरो ने मेज पर झुककर एक कागज पर कुछ लिखा, फिर उसे हशमत बेग की तरफ बढ़ा रहा था। हशमत बेग ने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, मिस्टर, हमें सब मालूम है, हमारे आदमी सांपों के घर के पास गए हैं। आप इत्मीनान रखें, मरजाना को फरार होने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप यहां से चले जाएं। हम नहीं जानते कि हम सरगोशियों में भी बात करें तो आवाज आपके कानों तक पहुंच जाए। आप हालात की नजाकत को समझ सकती हैं। मेरे एक आदमी के साथ जाइए ताकि ये वापस आकर मुझे बताए कि आप हमारी आवाज से बहुत दूर चले गए हैं। हशमत बेग ने उसे पढ़ने के बाद कहा, ठीक है, मैं सायरा बानो के पास जाता हूँ। मेरा ख्याल है अब तक उस बम को हटा दिया गया होगा। कोई खतरे की बात नहीं है। मैं तुम्हारे आदमी के साथ जा रहा हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ा।
उसके साथ सोमरू का एक आदमी भी जाने लगा। वो यकीन करना चाहते थे कि हशमत बेग उनकी आवाज से भी दूर चला गया है। मैंने मरजाना की खबर ली, वो खैरियत से थी और बहुत पहले ही सांपों के उस घर से निकल भागी थी। इत्तेफाक से वो उन्हीं दरख्तों के झुंड की तरफ जा रही थी जहां लकड़ी का वो कैबन बना हुआ था। उसके दिमाग ने यह समझाया कि दरख्तों के झुंड में यह कैबन बना हुआ है, शायद वहीं उसकी अम्मी को कैद किया गया होगा, लिहाजा पहले वो उसी तरफ जा रही थी। मैंने उसे मुखातिब किया, मरजाना तुम्हारी अम्मी उधर नहीं है, लेकिन तुम सही सेमत जा रही हो। तुम उस कैबन की तरफ इस तरह पहुंचो कि तुम्हारी आहट किसी को न मिले। वहां मिस्टर सोमरू नाम का एक बहुत ही अहम आदमी है जो जलाल बेग से बराह रास्त या बिलवास्ता राब्ता रखता है। तुम्हें उसकी आवाज को सुनना है। वो तन्हाई में अपने मातहत से जरूर कोई बात करेगा। मैं उसकी आवाज तुम्हारे जरिए सुन लूंगा। एहतियात के साथ वहां जाना कि तुम उसकी नजरों में ना आ सको। मैं मोहतात होंगी। तुम ये बताओ मेरी अम्मी कैसी हैं? मैं ये बताना तो भूल ही गया कि वो बॉम्ब उनके सीने से हटा दिया गया है। जिस वक्त मैं उनके पास से आया तो वो हमारी खुशी के बेहोश हो गई थी। अब मैं फिर उनके पास जा रहा हूँ। ये कहकर मैं सायरा बानो के पास पहुंचा। वो होश में आ चुकी थी। मैंने कहा, अम्मी नई जिंदगी मुबारक हो। वो नक्काहत से मुस्कुराते हुए बोली, खुदा का लाख लाख शुक्र है। जिंदगी में ऐसे तजुर्बात भी होते हैं। मैं पिछले 30 घंटों से देख रही थी कि मौत किस तरह हर लम्हे सीने पर सवार रहती है। ये जाती तजुर्बा हो गया। मेरी बेटी कहाँ है? वो जहां भी है खैरियत से है। अभी आपके पास आना चाहती थी। मैंने उसे रोक दिया। मैं चाहता हूं कि हशमत बेग से तन्हाई में आपकी गुफ्तगू हो जाए। दूसरी बात यह कि मरजाना एक अहम मकसद के लिए दूसरी जगह रुकी हुई है। मैं उसके जरिए दुश्मनों के दिमाग तक पहुंचना चाहता हूं। बेटे, कहीं तुम मुझे बहला तो नहीं रहे हो? नहीं अम्मी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। मरजाना बिल्कुल खैरियत से है। थोड़ी देर बाद आपसे मुलाकात हो जाएगी। आप मुझ पर भरोसा रखें। हशमत बेग अभी उनके कमरे में नहीं पहुंचा था। मैं उनसे इजाजत लेकर फिर मरजाना के पास आ गया। वो नंगे पांव पंजों के बल चलती हुई उस कैबिन की पिछली खिड़की के पास पहुंच गई थी। मैं किसी भी लम्हे उसके जरिए मिस्टर सोमरू की आवाज सुन सकता था। दूसरी तरफ कुछ लोग भागते दौड़ते उस जलते हुए सांपों के घर की तरफ जा रहे थे और कभी उस लकड़ी के कैबिन की तरफ घने दरख्तों में वापस आ रहे थे। एक ने आकर सोमरू से कहा, जनाब आग चारों तरफ से भड़क रही है, अंदर कोई नहीं जा सकता और जब तक कोई अंदर नहीं जाएगा ये पता नहीं चलेगा कि मरजाना वहां मौजूद है या नहीं। या तो वो फरार हो गई या फिर अंदर जलकर मर गई है। सोमरू ने कागज पर कुछ लिखकर आने वाले की तरफ बढ़ाया। उसने पढ़ा। मैं उसके दिमाग के जरिए पढ़ने लगा। सोमरू ने लिखा था, मकाना बातें ना करो। अगर मरजाना आग में फंसी होती तो यकीनन चीखती। वो ऐसी साबिर और इतनी मजबूत एसाब की तो नहीं हो सकती कि चुपचाप आग में जल जाए। बाहर जाकर उसे अच्छी तरह तलाश करो। वो अपनी माँ की तरफ गई होगी या इस कैबिन की तरफ आई होगी। अपने आदमियों से कहो कि कैबिन के चारों तरफ उसे तलाश किया जाए। मैंने मरजाना से कहा, तुम फौरन अपनी जगह छोड़ दो, कहीं छुप जाओ। वो लोग तुम्हें तलाश करने के लिए अभी कैबिन के चारों तरफ फैल जाएंगे। वो वहां से हट गई। दबे कदमों तेजी से चलते हुए एक घने दरख्त के पास आई और उस पर चढ़ने लगी। जलाल बेग का मातहत सोमरू बहुत ज्यादा मोहतात था। शायद उसे इसी तरह मोहतात रहने की ताकीद की गई थी। इसीलिए वो अपने किसी भी मातहत से गुफ्तगू नहीं करता था, तहरीर का सहारा लेता था। टेलीपैथी की दहशत उस पर बुरी तरह बैठी हुई थी। कैबिन के तरफ मुसल्लह अफराद घूमने लगे। उस वक्त रात का अंधेरा था। थोड़ी देर बाद सुबह होने वाली थी। खिड़की से आने वाली रोशनी में वो मुसल्लह अफराद साए की तरह नजर आ रहे थे और दूर दूर तक मरजाना को तलाश कर रहे थे। मरजाना घने दरख्त में सांस रोके छुपी हुई थी। कभी कभी पत्ते हवा की जद में आकर शोर मचाते थे, मगर किसी का ध्यान दरख्त की तरफ नहीं गया। यूं ही एक आध बार किसी ने सर उठाकर देखा, मगर अंधेरे में कुछ दिखाई ना दिया। मैं सोमरू के उस मातियत के दिमाग में बैठकर सोमरू के कैबिन में पहुंचा। दूसरे भी तलाश करने के बाद मुतमईन होकर सोमरू के कैबिन में आ गए। एक ने कहा, जनाब हम चारों तरफ कई बार देख चुके हैं। अब अंधेरे में वो और कहीं जाकर छुप गई हो तो हम कह नहीं सकते। दूसरे मातियत ने कहा, मेरा ख्याल है वो इधर नहीं आएगी। उसे तो अपनी माँ की तलाश होगी। वो यकीनन उधर दूसरी तरफ चली गई है। सोमरू को अब जवाब में कुछ कहना चाहिए था, लेकिन वो खामोश रहा। उसके एक मातियत ने आकर कहा, जनाब मैंने मिस्टर हशमत बेग को उधर सायरबानो के पास पहुंचा दिया है। अब वो इधर नहीं आएंगी। आप चाहें तो आजादी से गुफ्तगू कर सकती हैं। दूसरी बात यह कि सायरबानो से उस बम को अलग कर दिया गया है। मैं बड़ी तवज्जो से वहां लोगों के दिमाग में मौजूद था और तवक्को कर रहा था कि अब तब में सोमरू कुछ बोलने ही वाला है, लेकिन वो कमबख्त बिल्कुल ही गूंगा बना हुआ था। ये जानने के बाद कि मरजाना कैबिन के आसपास कहीं भी नहीं है और हशमत बेग भी उसकी आवाज को सुनने के लिए मौजूद नहीं है, वो फिर भी गूंगा बना हुआ था। इंसान हमेशा बड़ी एहतियात से काम लेता है। सारी जिंदगी इस कोशिश में रहता है कि उसे कभी कोई हादसा पेश ना आए।
जिंदगी को इस कदर संभाल कर रखता है कि मौत भी ना आए, लेकिन बहुत ज्यादा मोहतात रहने के बावजूद और बड़ी जहानत और बड़ी चालाकियों से काम लेने के बावजूद कुदरत के आगे उसे शिकस्त खानी पड़ती है। उस वक्त भी सोमरू अपने तौर पर बड़ी जहानत से और बड़ी चालाकी से अपने आप को टेलीपैथी से महफूज रखे हुए था, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। मेरे लिए इन लोगों ने तमाम रास्ते मसदूद कर दिए थे कि मैं जलाल बेग या किसी मातिहत तक ना पहुंच सकूं, मगर अल्लाह की मदद अचानक ही मिल गई। फिर यह हुआ कि अचानक ही सोमरू चीख कर उछल पड़ा और उछलकर मेज पर चढ़कर बोला, सांप, ये सांप इधर आ रहे हैं। उसके तमाम मातिहत उधर जमीन पर रेंगते हुए उस सांप को देखने लगे, जो पता नहीं किधर से उस कमरे के अंदर आ गया था और रेंगता हुआ सोमरू की कुर्सी की तरफ जा रहा था। एक मातिहत ने अपना रिवॉल्वर निकालकर उस सांप को गोली मार दी थी। अब उसे गोली मारने से क्या होता था? सोमरू टेलीपैथी की गोली खाने के लिए मेरी जद में आ चुका था। मैंने इत्मीनान से उसके दिमाग में पहुंचकर देखा। वो सोच रहा था, सांपों का जो घर जल रहा है, यकीनन अब वहां से सांप निकलकर इधर उधर फैल रहे होंगे। ये एक ही सांप नहीं, कुछ और भी इधर आएंगे और दूसरे मकानों की तरफ जाएंगे। ये सोचते ही वो कागज की एक पर्ची पर लिखने लगा, ये ना समझो कि ये एक ही सांप है, जलते हुए घर से बेशुमार सांप निकलकर दूर तक फैल रहे होंगे। उस मकान की तरफ गए होंगे जहां सायरा बानो को कैद किया गया है। सायरा बानो की हिफाजत हर हाल में लाजमी है। मिस्टर हशमत बेग को उन सांपों के खतरे से फौरन आगाह किया जाए और इन सांपों से महफूज रहने की तदाबीर की जाए। हरी अब मैं सोमरू के दिमाग में किसी वक्त भी इत्मीनान से पहुंच सकता था। मैंने मरजाना से कहा, सांप जलते हुए घर से निकलकर फैलने लगे हैं, तुम जूते पहन लो। अब मोहतात होकर नीचे उतरना या थोड़ी देर वहीं बैठकर सुबह का इंतजार करो। दिन की रोशनी में तुम्हें उतरना चाहिए। सांप बहुत जहरीले हैं, तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। नहीं फरहाद, मैं यहां कब तक बैठी रहूंगी? पता नहीं सुबह कितनी देर में होगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक शायद आध घंटे या पौन घंटे में उजाला फैल जाएगा। तुम्हें जरा देर सब्र से काम लेना चाहिए। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारी अम्मी के पास ही आता हूं, इसके बाद सोचा जाएगा। सायरा बानो के सामने दूर एक सोफे पर हशमत बेग बैठा हुआ था। उसके सामने सेंटर टेबल पर शराब की बोतल और एक गिलास रखा हुआ था। वो शराब को गिलास में उंडेलते हुए कह रहा था, अब सुबह होने वाली है, पीने का वक्त तो नहीं है, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मूड में आने को जी चाहता है, इसलिए जरा शुगल हो जाए। सायरा बानो ने नागवारी से कहा, तुम मेरा और अपना वक्त जाया कर रहे हो, काम की बात क्यों नहीं करते? मेरी बेटी को यहाँ क्यों नहीं बुलाते? वो बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी बेटी अब इसी वक्त तुम्हारे सामने आएगी, जब काम की बातें तुम्हारी तरफ से शुरू होंगी। देखो, कोई बड़ा काम नहीं है, खजाने का पता बताना है। तुम्हारे सामने कागज कलम सब कुछ रखा हुआ है। अगर उस रास्ते का नक्शा बनाना चाहो तो नक्शा बना सकती हो, और रहनुमाई करना चाहो तो जुबानी रहनुमाई कर सकती हो। तुम जो कुछ बताओगी मैं उसके मुताबिक पेरिस के मातिहतों से राब्ता कायम करूंगा और उनसे कहूंगा कि वो तुम्हारी रहनुमाई के मुताबिक उस खजाने के दरवाजे तक पहुंचे। अगर वो पहुंच गए तो इसका मतलब ये होगा कि तुमने हमारे साथ फ्रॉड नहीं किया है, तब हम तुम्हें और मरजाना को आजाद कर देंगे। सायरा बानो ने पूछा, क्या अब तुम्हें अंदेशा नहीं है कि मरजाना आजाद होते ही फिर तुम्हारी जान की दुश्मन बन जाएगी? हशमत बेग ने हंसते हुए शराब से भरे हुए गिलास को उठाया और उसे होंठों की तरफ ले जाने लगा, लेकिन गिलास उसकी नाक तक पहुंच गया। उसने हैरान होकर गिलास को देखा, फिर दूसरी बार पीने के लिए होंठों तक उसे लाया, लेकिन वो गिलास होंठों से नीचे ठोड़ी के पास पहुंच गया। उसमें शराब छलक गई और उसके गिरेबान को भिगोने लगी। उसने कुछ परेशान होकर, कुछ झीम कर सायरा बानो की तरफ देखा, फिर दोनों हाथों से गिलास को मजबूती से पकड़ लिया और उसे अपने होंठों की तरफ ले जाने लगा। इस बार मजबूती के बावजूद गिलास उसके होंठों से ऊपर उठा, नाक की तरफ गया, नाक से ऊपर उठा, पेशानी के पास आया, पेशानी के ऊपर से उठकर गिलास उसके सर पर पहुंचा। फिर उसकी शराब उसके सर पर गिरने लगी और उसका सर शराब से धुलने लगा। सायरा बानो बेख्तियार हंसने लगी, खूब खिलखिलाकर हंसने लगी। शायद बहुत अरसे बाद वो अंदर से हंस रही थी। उन्होंने कहा, देखो हशमत, देखो, ये कारनामा मेरे बेटे का है। तुम उसकी माँ के सामने शराब पीना चाहते हो, वो तुम्हें कभी नहीं पीने देगा। वह बेबसी से गिलास को मेज पर रखते हुए बोला, मुझे क्या मालूम था कि फरहाद साहब मौजूद हैं। अगर मालूम होता तो मैं शराब को हाथ भी ना लगाता। काम की बात करो, ये बताओ कि मुझे और मेरी बेटी को कब आजाद करे हो, और मेरी बेटी इस वक्त कहाँ है? वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, पहले तुम मौत को गले लगाए हुए थी, तुम्हें उसे निजात मिली है, तो अब तुम्हारी बेटी के चारों तरफ मौत ही मौत है। जब तक तुम खजाने का पता नहीं बताओगी, उस वक्त तक वो मौत के दरमियान यूं ही घिरी रहेगी।
सायरा बानो एकदम से उठकर खड़ी हो गई। ये क्या कह रहे हो? मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। मुझे यकीन नहीं आता फरहाद उसकी हिफाजत कर रहे। वो फिर मुस्कुराते हुए बोला, फरहाद साहब तो मौजूद हैं, तुम खुद उनसे पूछ लो। तुम्हारी बेटी इस वक्त जहरीले सांपों के दरमियान है। मैंने सायरा बानो से कहा, अम्मी इसकी बात एक हद तक दुरुस्त है, लेकिन अब मरजाना सांपों के दरमियान नहीं है, वो वहां से निकल चुकी है। ये बात हशमत बेग जानता है। सांपों के जिस घर में मरजानों को कैद किया गया था वहां आग लगी हुई है और वो खुद ये देख चुका है। आप इससे कहें कि मरजाना के मुतालिक सही सही बात आपको बताए। सायरा बानो ने सोच के जरिए कहा, बेटा मैं इस बदमाश से क्या पूछूं, तुम मुझे सही बात बताओ। वो तो मैं बता चुका हूं, आप यकीन करें मरजाना बिल्कुल महफूज है, दुश्मन उसके पास नहीं पहुंच सकते। आप हशमत बेग से बातें करें, मैं सुन रहा हूं। वो हशमत बेग से बोली, फरहाद ने मुझे बता दिया है कि मेरी बेटी इस वक्त कहाँ है। क्या वो सांपों के घर से फरार नहीं हो गई? क्या वहां आग लगी हुई नहीं है? हशमत बेग ने बेबसी से एक गहरी सांस ली, फिर कहा, हाँ ये बात मैं छुपा नहीं सकता। फरहाद साहब के जरिए तुम्हें हकीकत मालूम हो गई है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि मरजाना मौत के घर से निकल भागेगी। मैं समझता हूं कि मरजाना इतनी तेज तर्रार और चालाक नहीं हो सकती। उसके पीछे फरहाद के जहन ने काम किया है। सायरा बानो ने कहा, जो कुछ भी आए मेरी बेटी इस वक्त खैरियत से है। तुम्हारी प्लानिंग क्या थी? मैंने उसे सांपों के घर में कैद कर दिया था। मेरा ख्याल था कि वो सांपों से महफूज रहने के लिए फानूस से लटकती रहेगी। उस वक्त तक वो उसी हालत में रहेगी जब तक तुम हमें खजाने का पता ना बता दोगी। इसके बाद हम उसे सांपों से निजात दिला देंगे। अब क्या इरादा है? इरादा एक ही है और वो ये कि तुम हमें खजाने तक पहुंचा दो। हशमत बेग तुम देख रहे हो कि अब मौत मेरे करीब नहीं है। फरहाद मेरे पास मौजूद है, तुम मुझे मार नहीं सकते। मारोगे तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। मैं सिर्फ अपनी बेटी की वजह से कमजोर पड़ जाती हूँ। मेरी बेटी भी अब तुम्हारे चुंगल से निकल चुकी है। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। ऐसी सूरत में तुम कैसे मुझसे खजाने का राज उगलवाओगे? उसने हंसते हुए कहा, जिस तरह तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, उसी तरह मैं भी अपनी जान दांव पर लगाकर अपनी आवाज फरहाद साहब को सुनाता हूँ। हम दोनों मौत से नहीं डरते। मेरे बेटे ने मुझे चारा बनाकर फरहाद साहब के सामने डाल दिया है। उसी तरह तुम चारा बनकर मेरे बेटे के सामने मौजूद हो। रहेगी बात मरजाना की, तो वो कहाँ जाएगी? हमने जहां तुम लोगों को कैद किया है वहां दूर दूर तक आदमी मौजूद हैं। मरजाना कहीं भी जाएगी, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। वो जल्द ही मेरे बेटे की हिरासत में होगी। फिर तुम्हें ऐसी अजियतें पहुंचाई जाएंगी जिसे तुम शायद बर्दाश्त कर लो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन फरहाद साहब उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ले लेंगे, लेकिन हमारे आदमी तुम्हें अजियतें पहुंचाएंगे। तुम्हें जिंदा रख रख कर मारते जाएंगे और मार मार कर जिंदा रखेंगे। तब फरहाद साहब क्या करेंगे? मैंने सायरा बानो से कहा, अम्मी आप कहिए कि आपको खजाने से दिलचस्पी नहीं है। आप उसका पता बता देंगी, लेकिन इसी शर्त पर कि मरजाना को अपनी आंखों के सामने देखें और आप दोनों के रिहाई के मरहले तक पहुंचाया जाए। उसके बाद आप उन लोगों को खजाने का पता बता देंगी। बुनियादी शर्त यही होनी चाहिए कि मरजाना आपके पास मौजूद हो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती उसी वक्त कहीं फायरिंग की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद एक मुसल्लह शख्स दौड़ता हुआ कमरे में आया। उसने एक कागज हशमत बेग की तरफ बढ़ाया। हशमत बेग ने उसे पढ़ा लिखा था, हम सायरा बानो को इसी वक्त यहां से गाड़ी में बिठा कर ले जाएंगे। सांप उस जलते हुए घर से निकलकर चारों तरफ फैल रहे हैं। इधर मकान में भी दाखिल हो रहे हैं। हमने एक सांप को तो गोली मार दी है, लेकिन उनकी तादाद अच्छी खासी है। हमें यहां से निकल जाना चाहिए। यह सुनते ही हशमत बेग के होश उड़ गए। वो ये कहता हुआ कमरे से भागा, हाँ हाँ सायरा बानो को फौरन यहां से निकाल कर ले जाओ। सायरा बानो इतराज करना चाहती थी। मैंने कहा, अम्मी इनके साथ जाइए, यहां जहरीले सांप दूर दूर तक फैलते जा रहे हैं। मैं मरजाना की हिफाजत के लिए जा रहा हूं। मैं मरजाना के पास आया। वो अभी तक दरख्त पर चढ़ी हुई बैठी थी। मैंने उसे बताया कि उसकी अम्मियों को एक गाड़ी में कहीं ले जाया जा रहा है। मैं बाद में उन्हें ढूंढ निकालूंगा। उनकी तरफ से उसे फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। वो इसी तरह और थोड़ी देर दरख्त पर बैठी रही। मैं अभी आता हूं। उसे तसल्ली देकर मैं दिमागी तौर पर रसवंती के पास हाजिर हो गया। उससे कहा, मैं तुम्हारे पास होते हुए भी तुम्हारे पास न रह सका, लेकिन अब रहूंगा। मैं आज अपने जाने का प्रोग्राम मुलतवी करता हूं और ये बात मैं मास्टर क्रोटा मांगा को बता देता हूं। मैं आज नहीं कल जाऊंगा। वो ये सुनते ही खुश हो गई। मैंने कहा, अब तुम इत्मीनान से सो जाओ। नींद पूरी करने के बाद हम खूब जी भर कर बातें करेंगे। मैं मरजाना के पास पहुंच गया। उस वक्त तक दिन का उजाला फैल चुका था। मैंने उसे कहा, देखो अब तुम दरख्त से नीचे उतरकर किसी तरफ भी निकल सकती हो। दिन की रोशनी में सांप दूर से नजर आ जाएंगे। तुम अपना बचाव कर लोगी। मैं सोमरों के पास जाना चाहता हूँ।
देखूंगा कि वो जलाल बेग का कितना अहम आदमी है और किस तरह उससे राब्ता कायम करता है। थोड़ी देर में तुम्हारे पास आऊंगा। मगर मैं दरख्त से उतरकर कहाँ जाऊं? अम्मी को कहाँ ले जाया जा रहा है? मैं भी उसी तरफ जाऊंगी। जरा सब्र करो, मैं तुम्हें अभी बताऊंगा कि वो कहाँ जा रही हैं। मैं मिस्टर सोमरू के दिमाग में पहुंच गया। वो एक गाड़ी की अगली सीट पर बैठा हुआ था। उसके साथ वाली स्टीयरिंग सीट पर उसका एक मुसल्ला मातियत ड्राइवर की हैसियत से बैठा हुआ था। उस मातियत ने गाड़ी स्टार्ट की। मैंने सारा बानो के दिमाग में पहुंचकर देखा तो वो भी गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठी हुई थी। मैंने चुपचाप सोमरू के दिमाग में उसकी अपनी सोच के जरिए सवालात किए। जवाब मिला कि सोमरू की गाड़ी आगे जा रही है और उसके पीछे जो गाड़ी उसमें सारा बानो मौजूद हैं। ये भी मालूम हो गया कि उनकी मंजिल अब कहाँ है। मैंने मरजाना के पास आकर कहा, देखो इस वक्त तुम बिन गाजी में हो। अब यहां से तुम्हारी अम्मी को लड़ी पोली तराबल्स ले जाया जा रहा है और तराबल्स बिन गाजी से तकरीबन 500 मील के फासले पर है। तुम्हें शहर बिन गाजी में 1 आध घंटे तक यूं ही भटकना होगा। मैं अभी वहां के मास्टर से राब्ता कायम करके तुम्हारे लिए रिहाइश के और सफर के इंतजाम करूंगा। हो सकता है कि वहां से कोई त्यारा तराबल्स जाता हो। अगर तुम्हारे लिए फिजाई सफर का बंदोबस्त हो जाएगा तो तुम अपनी अम्मी से और उन दुश्मनों से पहले ही तराबल्स पहुंच जाओगी। वो दरख्त से उतर चुकी थी और उसके तने का सहारा लिए खड़ी हुई थी। मैंने महसूस किया कि वो कुछ परेशान है और अपनी परेशानी मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही है। मैंने पूछा, क्या बात है? कोई बात नहीं, तुम क्यों पूछ रहे हो? यूं ही तुम्हारे दिमाग से पता चल रहा है कि तुम परेशान हो, वजह बताओ। नहीं, कोई खास बात नहीं है। मैं 1 आध घंटे तक शहर में भटकती रहूंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छी बात है, मैं जा रहा हूं। ये कहकर मैं उसके दिमाग में ही मौजूद रहा। वो अंदर ही अंदर जिस्मानी तकलीफ महसूस कर रही थी। तकलीफ तो खैर उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी, मगर कुछ अजीब सी बेचैनी थी। अपनी इस बेचैनी को वो मुझसे छुपा रही थी। हालांकि अब ये बात किसी से छुपी हुई नहीं थी कि वो तब्दील होने वाली है और उसके लिए बहुत से तिब्बी मराहल से गुजरना जरूरी है। इस वक्त भी उसे तिब्बी इमदाद की जरूरत थी। मैं उसके लिए तिब्बी सहूलतें फराहम कर सकता था, लेकिन कुछ करने से पहले मैंने सोमरू की खबर ली। मुझे यकीन था कि वो जल्द ही जलाल बेग से राब्ता कायम करेगा। मैं जिस वक्त उसके पास पहुंचा उस वक्त उसके सामने डैशबोर्ड का एक हिस्सा खुला हुआ था। उसके अंदर एक ट्रांसमीटर नजर आ रहा था। वो उसके जरिए किसी से राब्ता कायम करने के लिए बटन ऑन कर रहा था। दूसरे ही लम्हे उसने कहा, हेलो, मैसेज फॉर बीबी ऑफ BS। वो मुखफ़फ़ हरूफ में कह रहा था, लेकिन मैं समझ गया। बीबी का मतलब था बिग बॉस और BS का मतलब था ब्लैक सिंडिकेट। जलाल बेग ने जो तंजीम कायम की थी उसका नाम ब्लैक सिंडिकेट था और खुद उस सिंडिकेट का बिग बॉस कहलाता था। गोया सोमरू उस वक्त जलाल बेग से राब्ता कायम कर रहा था। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, यस प्लीज, रिकॉर्डर इज ऑन, कैरी ऑन योर मैसेज। रिकॉर्डर ऑन है, आप अपना पैगाम रिकॉर्ड करें। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज किसी औरत की थी। मैं उस औरत के पास पहुंच गया। इस वक्त वो नशे में मदहोश थी, एक खाली बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मैंने उसके दिमाग पर काबिज होकर उसे इधर उधर करवट लेने और उठने पर मजबूर किया। वो बुड़बुड़ाई, हाथ पांव इधर उधर हिलाए, फिर निढाल सी होकर चारों शाने चित हो गई। वो इस बुरी तरह नशे में थी कि जुबान से सही अल्फाज अदा नहीं कर सकती थी। फिर दूसरी तरफ से ट्रांसमीटर पर उसकी आवाज कैसे आई थी? उस औरत की आवाज पहले रिकॉर्ड कर ली गई थी कि जब भी ट्रांसमीटर पर मुखातिब किया जाए तो कैसेट के पहले हिस्से से यही आवाज आएगी कि रिकॉर्डर इज ऑन, कैरी ऑन योर मैसेज। और यही बात मिस्टर सोमरू को सुनाई दी थी और अब सोमरू अपना पैगाम रिकॉर्ड करा रहा था। बता रहा था, सायरा बानो को इस बम से निजात दिला दी गई है, लेकिन मरजाना फरार हो गई है। उसने सांपों के घर में आग लगा दी है। तमाम सांप मुंतशिर होकर आसपास के मकानों तक पहुंचने लगे हैं। हमने वो जगह छोड़ दी है और अब सायरा बानो को लेकर तराबुल्स पहुंच रहे हैं। मरजाना लापता है। हमारे कुछ आदमी शहर बिन गाजी में रह गए हैं। वो उसे जरूर तलाश करके और गिरफ्तार करके तराबुल्स ले जाएंगे। सोमरू ने अपनी रिपोर्ट रिकॉर्ड कराने के बाद थोड़ी देर तक जवाब का इंतजार किया। फिर उसके दिमाग ने कहा, जवाब इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। जलाल बेग की तरफ से खुद ही कोई आदमी उसे मुखातिब करेगा, फिर उसकी रिपोर्ट की मुनासबत से उसे हदायत दी जाएंगी। उसने ट्रांसमीटर ऑफ करके डैशबोर्ड को बंद कर दिया। मैं वहां से मास्टर क्रोटा मांगा के पास पहुंचा। उसे मरजाना के मुतालिक हदायत देना चाहता था कि बिन गाजी में उसकी आराम व आसाइश और आइंदा सफर के इंतजाम फौरन किए जाएं। पिछली रात ऐसी थी कि सभी ने जागकर सुबह कर दी थी। इधर मैं और रसवंती जागते रहे थे, उधर मरजाना और सायरा बानो मुसीबत में गिरफ्तार थी। सोनिया और डियर जमाल की खबर मैंने बहुत देर से नहीं ली थी
और कोई जरूरी भी नहीं था। मुझे यकीन था कि वो अपनी नींद पूरी कर रहे होंगे, लेकिन कुरोटा मांगा अभी तक जाग रहा था। दूसरी बहुत सी मसरूफियात थी। मेरे सिलसिले में वो एक तारीख हॉल में बैठा हुआ था और प्रोजेक्टर से चलने वाली फिल्म देख रहा था। उस फिल्म में लंदन की बड़ी बड़ी शख्सियतों की तस्वीरें आ रही थी और उनका रिकॉर्ड बयान किया जा रहा था कि कौन शख्स कैसा है। ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा था। कुरोटा मांगा मेरे लिए किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करना चाहता था कि जब मैं उसका रूप इख्तियार करूं तो मुझे बहुत ज्यादा मेकअप ना करना पड़े, मास्क मेकअप से भी निजात मिल जाए। हल्के फुल्के मेकअप और थोड़ी तब्दीलियों के बाद फरहाद की हैसियत से मैं पहचाना ना जाऊं। मैंने उसे मुखातिब किया। वो फौरन ही उठकर खड़ा हो गया, फिर बोला, फरमाइए जनाब, मैं आप ही के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो मैं 2 बातें कहने के लिए आया हूँ। पहली बात तो ये कि मैं जहां हूँ वहां 1 दिन और काम करूंगा, यानी अब मैं कल लंदन के लिए रवाना होऊंगा। मेरे लिए कल यहां से हेलीकॉप्टर या कोई गाड़ी भेजी जाए। दूसरी बात यह कि मरजाना और सायरा बानो को शहर बिनगाजी पहुंचाया गया है। वहां मरजाना उनकी कैद से निकल भागी है। वो लोग सायरा बानो को तराबुल्स ले जा रही हैं। मरजाना अभी बिनगाजी में है। आप फौरन वहां के मास्टर से राब्ता कायम करें। मरजाना के लिए कोड वर्ड्स मुकर्रर कर दें। वो उसके जरिए वहां के मास्टर से मुलाकात करेगी। उसके लिए वहां क्याम और आराम के फौरी इंतजामात हों और आज ही किसी त्यारे से मरजाना को तराबुल्स पहुंचाने का बंदोबस्त किया जाए। ये काम आप फौरन कर दें। कुरोटा मांगा के हुक्म से प्रोजेक्टर बंद कर दिया गया। हॉल में रोशनी हो गई। उसने मुझसे कहा, जनाब, मैं अभी मरजाना के लिए तमाम इंतजामात करता हूँ। आप मरजाना को ये कोड वर्ड्स याद कराएं। आई एम थंडरबोल्ट फ्रॉम फरहाद अली तैमूर। मैं फरहाद अली तैमूर की एक कड़कती हुई बिजली हूँ। वो वहां से चलता हुआ अपने दफ्तर में आया और ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता कायम करने लगा। मैंने कहा, मास्टर, एक बात और है। जिस मास्टर से आप राब्ता कायम करें उसे यह हदायत दें कि मरजाना को फौरी तौर पर मेडिकल चेकअप की जरूरत है। किसी माहिर लेडी डॉक्टर की खिदमत हासिल की जाए। मैं थोड़ी देर के लिए फिर सोमरू के पास आया। अब वो इत्मीनान से बैठा हुआ था। उसे इस बात का इत्मीनान था कि ट्रांसमीटर से खुद ही उसे मुखातिब किया जाएगा और आगे क्या करना है उसके मुतल्लिक हदायत मौसूल हो जाएंगी। मैं उसके पीछे वाली गाड़ी में सायरा बानो के पास पहुंच गया। गाड़ी के पिछले हिस्से में सायरा बानो, हशमत बेग और 2 मुसल्ला जवान बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा, अम्मी, आप बेफिक्र रहें। आपकी बेटी बिल्कुल खैरियत से है। आपको जहां पहुंचाया जा रहा है इंशाल्लाह मरजाना आपसे पहले वहां पहुंच जाएगी। बेटे, ये सब क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आता। जब तक मरजाना मेरी आंखों के सामने ना हो मेरा दिमाग काम नहीं करता। मरजाना आपकी नजरों के सामने बहुत जल्द आएगी, लेकिन इस सफर को खत्म होने दीजिए। हो सकता है कि सफर के दौरान ही कोई ऐसी बात हो जाए कि मरजाना आपको मिल जाए। अभी तो सब्र करना होगा। मैं फिर आपकी बेटी के पास जा रहा हूं। मैं जब भी मरजाना के पास जाने की बात करता तो वो मुतमईन हो जाती थी। मैं उसके पास पहुंचा तो वो शहर के एक पार्क में बैठी हुई थी, बल्कि थके हुए अंदाज में एक दरख्त के तने से टेक लगाए नीम दराज थी। मैंने कहा, ठीक है, तुम यहीं आराम करो। मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारे सारे इंतजामात कर दूंगा। बस अभी आता हूं। ये कहकर मैं फिर कुरोटा मांगा के पास पहुंचा। उस वक्त तक उसने राब्ता कायम कर लिया था और मरजाना के सिलसिले में दूसरे मास्टरों को तमाम तफसीलात बता चुका था। मैंने पूछा, क्या रहा? सब ठीक है। वहां तराबुल्स में हमारा एक मास्टर है। उसका नाम मास्टर अब्दुल्ला बिन समीम है। उसने बताया कि शहर बिन गाजी में उसके बहुत ही बासलाहियत मातियत रहती हैं। वो अभी राब्ता कायम करके मरजाना के सिलसिले में हदायत देगा। मरजाना बताया कि वो इस वक्त शहर के किस हिस्से में है। मास्टर अब्दुल्ला के आदमी खुद ही वहां पहुंचकर उससे मुलाकात करेंगे। मैंने कहा, इस वक्त वो किसी पार्क में एक दरख्त के पास बैठी हुई है। ठहरो, मैं मालूम करके बताता हूँ। मैंने मरजाना के पास आकर पूछा, तुम जहां बैठी हो क्या उस पार्क का नाम या इस जगह का नाम मालूम करके बता सकती हो? मरजाना ने अपने चारों तरफ देखते हुए कहा, यह बच्चों का पार्क है। यहाँ उनके खेलने के लिए झूले वगैरह बनाए गए हैं। सामने एक बहुत चौड़ी शाहरा है। शाहरा की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी हल्के जर्द रंग की इमारत है। उस इमारत पर एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ है। उस साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है, द फाइन अकेडमी ऑफ आर्ट्स। ठीक है, तुम थोड़ी देर और वहां बैठी रहो। तराबुल्स के मास्टर का नाम अब्दुल्ला बिन समीम है। वो बिन गाजी के मातियतों को राब्ता करके हुक्म देगा, तब वो तुम्हारे पास आकर तुम्हें ले जाएंगे। फिर तुम्हें तराबुल्स पहुंचाने के इंतजामात करेंगे। मैं अभी आता हूँ। मैं फिर मास्टर कुरोटा मांगा के पास पहुंच गया। थोड़ी देर बाद कुरोटा मांगा और मास्टर अब्दुल्ला बिन समीम के दरमियान राब्ता कायम हुआ। बातें हुई। फिर मुझे पता चल गया कि मरजाना जिस फाइन अकेडमी ऑफ आर्ट्स की बोर्ड वाली इमारत को देख रही है, दरअसल वही इमारत मास्टर अब्दुल्ला बिन समीम के मातिहतों का हेडक्वार्टर है। मैंने ये बात मरजाना को बताई तो वो उठकर खड़ी हो गई।
आहिस्ता आहिस्ता पार्क से निकलने लगी। उसी वक्त उस इमारत से दो जवान निकलकर पार्क की तरफ बढ़ रहे थे। पार्क के गेट से मरजाना को निकलते देखकर वो जरा ठिठक गई। अभी सुबह का वक्त था, सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा नहीं थी, इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। वो दोनों मरजाना के सामने आकर खड़े हो गए और सवालिया नजरों से देखने लगे। मैंने मरजाना से कहा, कोड वर्ड्स बयान करो। उसने कहा, आई एम ए थंडरबोल्ट फ्रॉम फरहाद अली तैमूर। ये सुनते ही उसने कहा, मर्दाम मरजाना, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। आप हमारे शहर में आई हैं, यह हमारी खुशकिस्मती है। आइए तशरीफ लाइए। मरजाना उनके साथ चलती हुई बोली, मैं पहली फुर्सत में तराबुल्स पहुंचना चाहती हूँ। किसी तरह मेरे सफर का इंतजाम फौरन करें। मादाम आप चलकर गुसल करें, आपके लिए हम लिबास का बंदोबस्त करती हैं। इतनी देर में सफर के इंतजामात हो जाएंगे। हमें हुक्म दिया गया है कि आपके लिए एक बहुत ही माहिर और तजुर्बाकार लेडी डॉक्टर की खिदमत हासिल करें। मरजाना ने चौंक कर उन लोगों को देखा। मैंने कहा, चौंकने की जरूरत नहीं है। तुम समझते हो कि मुझसे अपनी बात छुपा लोगी, बेवकूफ हो। बहरहाल मैंने ही लेडी डॉक्टर के लिए कहा है, तुम अपना चेकअप कराओ। फरहाद, तुम मुझे अभी इन उलझनों में ना डालो। जो कुछ भी मेरी परेशानी है मैं उसे बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन पहले अम्मी के पास पहुंचूंगी। ये बेसब्री अच्छी नहीं। सुपर मास्टर के तमाम आदमी तुम्हारी अम्मी के लिए चारों तरफ से जाल बिछा रही हैं। तुम्हें उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वो करो। पहले तुम्हारा चेकअप होगा, तुम थोड़ी देर अपनी नींद पूरी करोगी, उसके बाद सफर का आगाज होगा और इंशाल्लाह तुम अपनी अम्मी से पहले तराबुल्स पहुंचोगी। मैं उससे रुखसत होकर फिर मिस्टर सोमरू के पास पहुंचा। उसने ट्रांसमीटर के जरिए जो रिपोर्ट जलाल बेग तक पहुंचाई थी उसका जवाब उसे किसी वक्त भी मिल सकता था, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिला था। सोमरू सोच रहा था अब तक बिग बॉस की तरफ से हदायत ना मिलने का मतलब यही है कि मैं जो सारा बानों को तराबुल्स ले जा रहा हूं तो ये निहायत मुनासिब इकदाम है और बिग बॉस इसे पसंद कर रहे हैं। उसकी सोच पड़ने के बाद मैं उसके दिमाग से रुखसत होना चाहता था। उसी वक्त पता चला कि सामने डैशबोर्ड पर एक छोटा सा सुर्ख बल्ब जल रहा है। ट्रांसमीटर से इशारा मौसूल हो रहा था। सोमरू ने डैशबोर्ड को खोलकर ट्रांसमीटर को ऑन किया, फिर कहने लगा, हेलो सोमरू स्पीकिंग, दिस एंड ओवर। दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। वो अजनबी जुबान में कुछ कह रही थी। मैं सोमरू के दिमाग से उसका तर्जुमा मालूम कर रहा था। वो कह रही थी, मिस्टर सोमरू, हमें शुबा है कि फरहाद तुम तक भी पहुंच गया है, क्योंकि मरजाना जब सांपों के घर से निकलकर फरार हुई है तो वो यकीनन तुम्हारे कैबिन की तरफ गई होगी। तुमने कोई बात अपने मातहतों से की होगी, वो मरजाना के कानों तक पहुंची होगी और वहां से फरहाद तक पहुंच गई होगी। हमें किसी पहलू को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं यूनानी जुबान में तुमसे मुखातिब हूं। वो ट्रांसमीटर एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर दूसरे लम्हे फिर वही आवाज सुनाई दी, मिस्टर सोमरू, इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि तुम सायरा बानो को तराबुल्स लेकर आते। बिग बॉस ने कहा है कि मरजाना अगर दोबारा हाथ ना आई तो हमारी पोजीशन कमजोर हो जाएगी। उसे हर हाल में गिरफ्तार होना चाहिए। इसके लिए हमने अपने तौर पर भी कुछ लोगों को मरजाना की तलाश पर मामूर किया है। वो अब तक यकीनन सुपर मास्टर की पनाह में पहुंच गई होगी। सबसे अहम बात यह है कि तुम इस वक्त बहुत ही बुरी तरह चारों तरफ से गिरे हुए हो। एक तो फरहाद की टेलीपैथी तुम्हारे साथ चल रही है, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ सायरा बानो भी चल रही है। अगर फरहाद ने तुम्हें अब तक ट्रैप नहीं किया है तो तुम्हारी किसी भी गलती के जरिए तुम्हारे दिमाग तक पहुंच सकता है। दूसरी बात यह कि सुपर मास्टर ने चारों तरफ अपना जाल बिछाया होगा। हो सकता है कि वो तुमको तराबुल्स भी ना पहुंचने दे और सायरा बानो को तुमसे छीन कर ले जाए। एहतियात बहुत जरूरी है। हम तुम्हारे लिए एक हेलीकॉप्टर भेजने का इंतजाम कर रहे हैं। तुम उस हेलीकॉप्टर के जरिए सायरा बानो को लेकर तराबुल्स पहुंच जाओ। ये सुनते ही मैं मास्टर क्रोटा मांगा के पास पहुंच गया। इस वक्त वो बेचारा सोने के लिए जा रहा था। पिछले 48 घंटों में वो शायद 1 घंटे ही सो सका था। मैंने कहा, हेलो मास्टर। वो चौंक गया, फिर बिस्तर पर बैठा। कहने लगा, हाँ जनाब फरमाइए। मैं क्या कहूँ, मुझे शर्मिंदगी है कि तुम्हें आराम का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन एक जरूरी काम है। फरहाद साहिब, आप तकल्लुफ ना करें, मैं आपकी खिदमत करते हुए फख्र महसूस करता हूँ। आप हुक्म करें। मास्टर, जैसा कि आप जानते हैं सायरा बानो इस वक्त बिन गाजी और तराबुल्स के दरमियान सफर कर रही है। जो शख्स उन्हें ले जा रहा है उसे भी जलाल बेग की तरफ से हेलीकॉप्टर के जरिए मदद पहुंचेगी और वो सायरा बानो को हेलीकॉप्टर में तराबुल्स तक ले जाएगा। मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप लोगों का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे। मैं समझ गया। अभी मैं अब्दुल्ला बिन समीम से राब्ता कायम करता हूं। थोड़ी देर बाद वो ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता कायम कर रहा था। मैं उसके दिमाग में मौजूद था। दूसरी तरफ से मास्टर अब्दुल्ला बिन समीम की आवाज सुनाई दी, हेलो मास्टर, फरमाइए क्या हुक्म है। मास्टर क्रोटा मांगा ने कहा, मास्टर इस वक्त फरहाद अली साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं।
शायद वो आपके पास भी दिमागी तौर पर पहुंचना पसंद करें। इस वक्त लेडी सायरा बानो बेनगाजी और तराबुल्स के दरमियान दुश्मनों की कैद में है। दुश्मनों का एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंचकर सायरा बानो को जल्द ही तराबुल्स ले जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है कि उनसे पहले आप अपना हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा दें और सायरा बानो को वहां से उठाकर ले जाएं? मैं अभी अपने हेलीकॉप्टर को भेजता हूं। बाकी जो हदायत इस सिलसिले में जरूरी हो वो फरहाद साहब मुझे दे सकती हैं। मैंने कुरोटा मांगा के दिमाग में कहा। मैं मास्टर अब्दुल्ला बिन समीम के दिमाग में पहुंच रहा हूं, उसे बाखबर कर दें। मास्टर कुरोटा मांगा ने यही किया। मास्टर को बताया, फरहाद साहब तुम्हारे दिमाग में पहुंचने वाले हैं, अब तुम बात कर लो। इधर राब्ता खत्म हुआ। उधर मैंने मास्टर अब्दुल्ला बिन समीम के दिमाग में पहुंचकर कहा, हेलो मास्टर, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूं। वो चुपचाप दीदे फैलाए सामने वाली दीवार को देखते हुए मेरी सोच को अपने दिमाग में महसूस कर रहा था और खुद सोच रहा था, क्या फरहाद साहब इसी तरह दिमाग में बोलती हैं या मेरा दिमाग खुद बोल रहा है? नहीं मास्टर, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूं। अभी मास्टर कुरोटा मांगा ने आपसे राब्ता कायम किया था। मैं आपको ये मशवरा देना चाहता हूं कि हेलीकॉप्टर में किसी ऐसे शख्स को जरूर भेजें जो यूनानी जुबान जानता हो। वो लोग बहुत मोहतात हैं और ऐसी जुबान इस्तेमाल करें जिनके जरिए मैं उनके दिमाग तक ना पहुंच सकूं। लिहाजा मैं उनकी चाल उन्हीं को लौटाना चाहता हूं। मास्टर अब्दुल्ला बिन समीम हैरान सा बैठा हुआ था। अभी तक उसे पूरी तरह यकीन नहीं आया था कि मैं उसके दिमाग में बोल रहा हूं। मजबूर होकर मुझे वही हथकंडे इस्तेमाल करने पड़े। यानी उसे मैंने पहले से बता दिया कि अब वो कैसी उल्टी सीधी हरकतें करने वाला है। वो वैसी ही हरकतें करने लगा और जब मैंने उसके दिमाग को आजाद छोड़ा तब वो मेरी मौजूदगी का कायल हो गया। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर को वहां भेजने के लिए तकरीबन 45 मिनट तक मसरूफ रहा। उस हेलीकॉप्टर में 6 मुसल्लह अफराद और एक ऐसा शख्स भी था जो यूनानी जुबान जानता था। उन सब से मेरा गायबाना तारुफ कराया गया और मैंने उन सब के दिमाग में पहुंचकर उनसे कहा कि वक्त पड़ने पर मैं उनसे राब्ता कायम करूंगा। इसके बाद मैं सोमरू के दिमाग में पहुंचा। पता चला उसकी इमदाद के लिए हेलीकॉप्टर अब तक नहीं पहुंचा है। मैंने चुपके उसके दिमाग को कुरीदना शुरू किया कि जब हेलीकॉप्टर पहुंचेगा तो वो किस तरह मालूम करेगा कि जो हेलीकॉप्टर उसके सर पर परवाज कर रहा है और उसे मुखातिब कर रहा है वो उसका अपना ही है, दुश्मनों का नहीं। उसकी सोच ने बताया कि ऐसे वक्त कोड वर्ड्स इस्तेमाल की जाती हैं। पहली बात तो यह कि यकीनन कोई अजनबी जुबान इस्तेमाल की जाएगी। दूसरा यह कि कोड वर्ड्स में उसे कहा जाएगा, वी आर फ्रॉम बीबी ऑफ BS। मैंने उसके दिमाग के जरिए मालूम किया कि जिन गाड़ी में वो और सायरा बानो सफर कर रहे हैं उन गाड़ियों के रंग क्या है और उनकी साख्त क्या है। ये तमाम मालूमात हासिल करने के बाद मैं हेलीकॉप्टर में परवाज करने वाले उस शख्स के दिमाग में पहुंच गया जो यूनानी जुबान जानता था। मैंने उसे तमाम बातें बताई, गाड़ियों के रंग, उनकी साख्त और वो कोड वर्ड्स वगैरह सब कुछ उसे याद करा दिए। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो हाईवे के उस मुकाम पर पहुंचे जहां से वही 2 गाड़ियां गुजर रही थी। उन गाड़ियों के करीब से नीचे परवाज करते हुए स्पीकर के जरिए कहा गया, मिस्टर सोमरू, हम तुमसे मुखातिब हैं। वी आर फ्रॉम बीबी ऑफ BS। गाड़ियां रोक दो, हम अपना हेलीकॉप्टर इसी हाईवे पर उतार रहे हैं। गाड़ियां रुकने लगी। उनसे कुछ फासले पर वह हेलीकॉप्टर कुशादा हाईवे पर उतरने लगा। मैंने सायरा बानो से कहा, अब आपको इस गाड़ी से उतारकर एक हेलीकॉप्टर में सवार कराया जाएगा। आप खामोशी से इस पर सवार हो जाएं, घबराने की कोई बात नहीं। हम आपकी निगरानी कर रहे हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि अब वो दोस्तों में पहुंच गई हैं। इसकी वजह यह थी कि हशमत बेग उनके चेहरे के तासुरात से शायद समझ लेता कि कोई चाल चली जा रही है। मैं हशमत बेग को शुबे में मुब्तला नहीं करना चाहता था, इसलिए सायरा बानो को अंधेरे में रखा। थोड़ी देर बाद सोमरू अपनी गाड़ी से उतरकर हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगा। उसके पीछे सायरा बानो, हशमत बेग और मुसल्ला जवान थे। सोमरू ने करीब पहुंचकर यूनानी जुबान में पूछा, बिग बॉस का मेरे मुतालिक क्या हुक्म है? उस यूनानी जुबान में बोलने वाले शख्स ने कहा, हम आपस में ज्यादा बातें नहीं करेंगे। बिग बॉस ने कहा कि आप अपनी गाड़ी में तराबुल्स पहुंचे। सायरा बानो को किसी दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। उस जगह का नाम हम आपको नहीं बताएंगे। ऐसा न हो कि फरहाद आपके दिमाग में मौजूद हो और वो जगह मालूम कर ले। सोमरू ने तायद में सर हिलाया। इस दौरान सायरा बानो और हशमत बेग हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। सोमरू के साथ आने वाले मुसल्ला सिपाही सोमरू के साथ ही रह गए। जब वो हेलीकॉप्टर हाईवे से बुलंद होकर परवाज करने लगा तब मुझे पूरी तरह इत्मीनान हो गया। मैंने मरजाना के पास पहुंचकर देखा वो एक आरामदेह बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। मैंने उसे सोने दिया। जो शख्स मरजाना से पार्क के सामने मुलाकात कर चुका था, मैंने उसके दिमाग के जरिए मालूम किया कि तकरीबन 2 घंटे के बाद मरजाना को हेलीकॉप्टर के जरिए तराबुल से भेजा जाएगा।
मैं मास्टर अब्दुल्ला बिन समीम के दिमाग में पहुंच गया। ट्रांसमीटर के जरिए बैठा हुआ हेलीकॉप्टर वालों से राब्ता कायम किए हुआ था। उसे मालूम हो गया था कि उसके आदमी बड़ी कामयाबी से लड़ाई झगड़े के बगैर सायरा बानो को लेकर आ रही हैं, बल्कि हशमत बेग को भी अगवा करके ला रही हैं। और हशमत बेग अब तक इसी खुश फहमी में मुब्तला है कि वो अपने बेटे की हिफाजत में सायरा बानो को तराबुल्स ले जा रहा है। मैंने कहा, मास्टर थोड़ी देर में सायरा बानो आपके पास पहुंच जाएंगी। मरजाना के लिए भी अपने मातहतों को हुक्म दे दें कि वो उसे निहायत आराम और हिफाजत के साथ आपके पास पहुंचा दे। दोनों माँ बेटी की आप पूरी जिम्मेदारी से हिफाजत करवाएं। मैं अब 4-5 घंटे तक सोना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इत्मीनान से आराम करने का मौका देंगे। मास्टर अब्दुल्ला बिन समीम ने कहा, जनाब आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, दोनों माँ बेटी को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। मैं मुतमईन होकर वहां से चलाया। मास्टर क्रोटा मांगा के दिमाग में पहुंचकर देखा, वो बेचारा गहरी नींद सो चुका था। अब सभी सो रहे थे। मेरे पास रसवंती भी गहरी नींद में डूबी हुई थी। दिन निकल आया था, बल्कि धूप तेज थी। एक मैं ही था जो अब तक जाग रहा था। मैंने बिस्तर से उठकर उस कुटिया के बाहर आकर देखा तो गुलाम अपने आदमियों के साथ कुटिया के बाहर बैठा हुआ हमारे जागने का इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, गुलाम मैं पिछली रात से अब तक सो नहीं सका, तुम्हारी मालका सो रही हैं। वो बेदार हो जाएंगी तो तुम उनसे पूछ लेना कि उन्हें किसी चीज की जरूरत है या नहीं। मैं अब सोने जा रहा हूँ, 4-5 घंटे से पहले इस कुटिया से बाहर नहीं निकलूंगा। ये कहकर मैं वापस आया और आते ही बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। सोने से पहले मैंने सोनिया के दिमाग में झांक कर देखा। पता चला वो और डियर जमाल पेरिस पहुंचने के बाद एक बार फिर अपनी नींद पूरी कर रहे थे। मैंने अपने दिमाग को हदायत दी कि कम से कम 5 घंटे तक सोता रहूं, उसके बाद बेदार हो जाऊं।